स्टार्ट करते हैं मेरा ख्याल है। सो लास्ट टाइम हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, मार्क्स, डी मार्क्स और कंपैरेटर। ठीक है, सो आज हम कंपैरेटर को ही थोड़ा सा फर्दर और डिस्कस करने के बाद हम फिर फाइनली एडर और मल्टीप्लायर पर आना चाहिए। ओके, सो मैं कंपैरेटर को थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ कि कंपैरेटर हमने क्या पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर 4 बिट कंपैरेटर तक हम पहुंच गए थे, लेकिन बेसिकली जो हमने लर्निंग की थी उसके थ्रू अगर 4 से ज़्यादा बिट का भी हो तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था। सो अगर हमने कहा कि एक नंबर ए है जिसकी बिट्स हैं A3, A2, A1, A0 और एक नंबर बी है जिसकी बिट्स हैं B3, B2, B1 और B0, तो इनको अब 3 किस्म के कंपैरेटर बनाना चाह रहे थे। एक A इक्वल टू B, A ग्रेटर देन B और A लेस देन B। ठीक है, अच्छा A बंद ही कर दूँ, मेरा ख्याल है टेम्परेचर तो ठीक है, ये जस्ट डिस्टर्बेंस ही कर रहा है। ओके, सो अगर मैंने इनको चेक करना हो कि ए बी के इक्वल है, सो ये लेट से 4 बिट के 2 नंबर हैं, एक ए है और एक बी है, और मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि ये इक्वल है या नहीं। तो ये अब आप बताएंगे कि कैसे होना चाहिए। ए इक्वल टू बी चेक करना चाह रहा हूँ। नहीं, हम तो नहीं करेंगे, तो इनपुट है ना, कोई 2 नंबर है, हमें तो नहीं पता ये क्या है, हमने तो चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। क्या करें? सोचे यार, अभी तो पिछली क्लास में किया हमने। भूल गया, टू बैड। अच्छा ओके, हमने कहा था कि एक बिट को एक बिट से कंपेयर करना हो तो वो कैसे होती है। फिर हमने देखना हो 2 बिट्स बराबर है, हाँ एंड करेंगे वो तो सिर्फ 1-1 के केस में माने, अगर दोनों 0-0 है तब भी तो बराबर होती। ओके, ये हमने चीज कवर की थी कि 2 बिट्स को चेक करना हो तो हम उनको एक्स नॉर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स नॉर जो होता है, अगर ये दोनों 0 होगी, ये दोनों 1 होगी तब 1 होगा, अगर कोई एक भी 1 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हमने 4 बिट को कंपेयर करना है बराबर के लिए तो हम चारों बिट्स को एक्स नॉर कर देंगे। ठीक है, और तो ये हमारे पास आ गया कि 0 नंबर वाली बिट बराबर है, ये 1 नंबर वाली बिट बराबर है, ये 2 नंबर वाली बिट बराबर है और 3 नंबर वाली बिट। और अगर ये चारों की चारों बराबर हैं, तो यानी कि सारों पर 1 आ रहा है कि सारी बिट्स बराबर हैं, तब ये एंड गेट आउटपुट 1। तो ये हमारा सर्किट बना था कि सब के सब बराबर हो। ठीक है, और ये इधर स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है कि अगर xn हमने कह दिया था इस x नॉर को कि कोई सी 2 बिट्स को कंपेयर करने को, और फिर यहां पर हमने इन चारों को बराबर का एंड कर दिया। और इसी तरह a ग्रेटर देन b का हमने चेक बनाया कि a ग्रेटर देन b का क्या सर्किट बनेगा। तो जिस तरह हम नॉर्मल 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हो 0-1 0-1 और दूसरा लिखा हो 0-1 1-0, तो कौन सा बड़ा है, नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला बड़ा है। ठीक है, क्यों बड़ा है? हमने लेफ्ट से देखा, पहली बिट बराबर है, दूसरी बराबर है, पहली जो बिट चेंज आई वो यहाँ पर आई, और जो चेंज आई उसमें ये बड़ा था, उसमें ये 1 था, तो 0। तो हमने ये जो हम खुद प्रोसेस कर रहे हैं इसी को सर्किट की फॉर्म में लाने की कोशिश की। ठीक है, तो हमने कहा कि पहले MSB देख लो। तो हमने कहा कि अगर तो A3 1 है और B3 0 है, यानी कि अगर यही 1 होती और ये 0 होता फिर तो कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आ जाना था। मगर हमें पता नहीं है नंबर क्या है,
ठीक है, हो सकता है इस नंबर में ये दोनों बराबर हो, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता था कि A3 B3 बराबर है, जिसको हमने x3 लिखा। x3 का मतलब है कि A3 x नॉर विद B3, यानी कि ये दोनों बिट्स बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमने कहा कि फिर अगर A2 1 है और B2 0 है तो इस केस में भी A B से बड़ा, यानी कि ये दो बिट्स बराबर हैं और A2 1 है B2 0 है तो A B से बड़ा होगा। या एक और केस हो सकता था कि ये दोनों बिट्स ही बराबर थी, यानी x3 x2, यानी कि इसको इससे x नॉर करें, इसको इससे x नॉर करें, दोनों को एंड करें तो इसका मतलब है दोनों बराबर है। एंड A1 1 है और B1 0 है, या ये तीनों बिट्स बराबर है, x3 x2 x1 और A0 B0 बार, ठीक है। ये हमारा सर्किट बना था A ग्रेटर देन B का, और हमने कहा था कि इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि ये 4 बिट का बनाया है, बट अगर 5 बिट होती तो फिर आपको अगली 4 कंपेयर करके एक और चेक लगाना पड़ना था कि अगर वो 4 बराबर हैं तो फिर आखिरी वाली को चेक कर लें, ठीक है। सो अगर 32 बिट होती तो आपको इसी तरह इसको करता हुआ 31 पहले कंपेयर करने थे और आखिरी 2 को चेक करना था, फिर उस एक को ना था उसमें 30 कंपेयर होने थे और फिर एक एक कम करते करते तो बहुत सारी। तो ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था। इसका सर्किट हमने नहीं देखा था कि वो मतलब फिगर पे कैसा नजर आएगा, लेकिन बेसिकली अगर हम एक्सप्रेशन तक पहुंच गए तो सर्किट बनाना, एक्सप्रेशन से सर्किट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, या सर्किट से एक्सप्रेशन लिखना मुश्किल काम नहीं होता। A लेस देन B का भी बिल्कुल ऐसे ही सर्किट था, सिर्फ ये जो बार है ये इस तरफ चले जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको A3 बार B3 लिख दूंगा तो इसका मतलब है A3 0 है B3 1 है, तो अगर ये 0 है और ये 1 है तो इसका मतलब A लेस देन B है, ठीक है। या अगर ये दो बराबर है और ये 0, तो इधर हर एक में अगर मैं बार जो है ना वो B से उठाकर A पर ले आऊंगा तो ये लेस देन B का सर्किट बन जाएगा, ठीक। तो अगर मैंने इसका सर्किट बनाना है इस कंपैरेटर का, तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक्चुअल A और B और उनके बार्स दोनों पहले से ही निकाल के रख लिए, ताकि जहां पर बार इस्तेमाल करना है उसको बार से कनेक्ट कर लें, जहां पर डायरेक्ट। तो एक हमारा एक तो इक्वल टू वाला जो था वो तो हमारा सिंपल ये बन रहा था ना कि 4x नॉर बन रहे थे, x3 x2 x1 और x0, ठीक है। तो अभी 4x नॉर तो चाहिए, ठीक है, तो ये 4x नॉर लगा दिए हमने। और फिर उसके बाद ये वो वाले एंड गेट्स हैं जो कि हमारे पास इधर चाहिए, एक 2 इनपुट वाला, एक 3 इनपुट वाला, एक 4 वाला, एक 5 वाला। सो ये एक 2 इनपुट वाला, एक 3 वाला, एक 4 वाला, एक 5 वाला, ठीक है, 2 3 4 और 5 वाला, ठीक है। इसको बिल्कुल उसी तरह कनेक्ट किया हुआ है जिस तरह हमारे पास, मतलब आप इसको जाके अगर घर से तसल्ली से देखेंगे तो ये बिल्कुल कनेक्शन उसी हिसाब से दिए हुए हैं कि अगर A3 अगर A ग्रेटर देन B है तो एक 2 इनपुट वाला चाहिए जिसपे आपको A3 B बार चाहिए, तो इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है A3 से, दूसरे को कनेक्ट किया हुआ है B बार से। डॉट का मतलब है यहाँ से कनेक्शन लिया हुआ हमने, ठीक है। सो डॉट इज जस्ट शोइंग द कनेक्शन, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वैसे भी समझ आ रही होगी कि यहाँ से कनेक्ट किया। तो जहां से कनेक्ट किया हुआ ना, क्योंकि ये क्रॉस करता हुआ लाइनों को जा रहा है, जहां डॉट नहीं लगा हुआ इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर नीचे से गुजर रही है, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है दरमियान वालों के साथ, जिधर डॉट लगा हुआ उसके साथ कनेक्टेड है, तो ये शो कर रहा है, ठीक। तो ये वाला सर्किट जो है ना ये फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये 2 इनपुट वाला ये A3 B बार हो गया, फिर इसी तरह एक और चाहिए X3 A2 B2 बार, तो ये जो 3 इनपुट वाला है इसमें X3 ये वाला जो 30, अगर ये MSB बराबर है एंड A2 B2 बार, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चारों इस तरह से आप सारे जोड़ लें तो आपके पास ये सर्किट। तो ये जो सर्किट है इसका हमने कहा था कि हमें 2 चीजें ज़हन में रखनी चाहिए, एक ओवरऑल डिले और एक ओवरऑल एरिया। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको जहन में रखने की कोशिश करें कि एक अगर तो इक्वालिटी कंपैरेटर बनाना हो तो जितनी बिट्स हैं उतने एक्स नॉर और उसके आगे एक एंड गेट, ठीक है। अगर 32 बिट का बनाना है तो 32 एक्स नॉर, उसके आगे 32 बिट का एक एंड गेट, ठीक है। तो इस एंड गेट का डिले प्लस एक्स नॉर का डिले इतना आएगा इक्वालिटी कंपैरेटर में। इन इक्वालिटी कंपैरेटर बनाना हो उसमें थोड़ा सा डिले ज्यादा है, क्योंकि
ये इस केस में शायद इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर आप 32 बिट पे चले जाते तो फिर आपके पास एक 2 इनपुट वाला गेट आना था, एक 3 वाला, एक 4 वाला, एक 5 वाला, एक 6 वाला, करते 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 32 इनपुट वाला, बल्कि आखिरी 33 इनपुट वाला आना था, जिसमें 31 आपने वैसे कंपेयर करनी थी MSBs, और फिर आखिरी 2 जो थी तो वो 33 इनपुट वाला एक एंड गेट बनना था। तो जितनी आप n बिट्स को कंपेयर कर रहे हैं वो आखिरी आपका n+1 इनपुट वाला 2 से शुरू होंगे और n+1 तक जाएंगे, इतने आपके पास एंड गेट पैरेलल में लगेंगे, और उसके बाद एक और गेट लगेगा, ठीक है। और ये और गेट जो होगा ये भी, अब अगर 4 बिट कंपेयर कर रहे थे तो 4 इनपुट वाला था, 32 बिट कंपेयर कर रहे होंगे तो 32 इनपुट वाला होगा, क्योंकि ऐसे 32 केस बन जाएगी कि MSB को MSB से कंपेयर करो, MSB बराबर है तो अगले को कंपेयर करो, तो ओवरऑल डिले भी उस हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि उस केस में मैक्सिमम डिले होगा। जिस तरह इस केस में मैक्सिमम डिले है 5 इनपुट का एंड गेट, क्योंकि 4 बिट कंपेयर कर रहे थे तो 5 बिट इनपुट का एंड गेट और उसके बाद 4 इनपुट वाला और गेट। दिस इज योर मैक्सिमम डिले जो कि ओवरऑल सर्किट में आ रहा है, ठीक है। और हम मैक्सिमम में इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी इससे छोटे होंगे तो हमें मैक्सिमम बता रहा होता है कि ओवरऑल सर्किट टाइम कितना ले रहा है, ठीक है। और लेकिन नंबर ऑफ गेट्स जो है वो हम निकाल सकते हैं कि एक और गेट तो आएगा ही, वो उतनी इनपुट वाला होगा जितनी बिट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, उससे पीछे जो है वो गेट्स जो हैं वो टोटल जितनी बिट्स को कंपेयर कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा से शुरू होंगे, और एक एक काम करते 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 आपका आखिरी जो होगा वो 2 इनपुट वाला रह जाएगा। तो ये हमारा 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का सर्किट बन गया, ठीक हो गया। ओके, सो ये तो काइंड ऑफ पिछले की रिपीटेशन थी, लेकिन हमने साथ इसका सर्किट बस देख लिया। एक और चीज़ जो हमने कहा था कि हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होती है सर्किट बनाते हुए, कि अगर हम सर्किट को डिज़ाइन इस तरह से करें कि वो जोड़ के आप बड़ा सर्किट बना सकें। जिस तरह हमने डिकोडर जो था उसमें अगर हम एक इनेबल रख दिया था तो हमने उससे ट्री डिकोडर बना लिया था कि आपके पास 2 to 4 डिकोडर्स हो तो उनको जोड़ के आप 3 to 8 या 4 to 16 डिकोडर बना सकते थे, ठीक है। उसी तरह ये हमने 4 बिट का कंपैरेटर बना लिया, ठीक है। इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए हम 32 का भी बना सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ के मैं इस तरीके से कर लूं कि 4 बिट वाले ही मल्टीपल कंपैरेटर में लूं। अगर मैंने लेट से 8 बिट का बनाना है तो मैं 2 4 बिट वाले कंपैरेटर लगा लूं, अगर 16 बिट का बनाना है तो 4 लगा लूं, ठीक है। ऐसे तो अगर मैं ये करना चाह रहा हूं तो तब मुझे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाई कर दूं, ये बड़ी सिंपल सी चीज हम करना चाह रहे हैं, ये हम करना ये चाह रहे हैं कि ये वही वाला कंपैरेटर है जो भी हमने डिजाइन किया है, जो अंदर वाला बॉक्स है, ये जो ब्लू लाइन वाला बॉक्स है, ये इसमें हमने चेंज थोड़ी सी ये की कि हम 3 एक्स्ट्रा इनपुट्स ले रहे हैं, और ये इनपुट्स क्या हैं, ये बता रही हैं कि इससे पीछे वाली बिट्स जो थी वो बराबर थी, क्या A ग्रेटर देन B था उनमें, A लेस देन B था या A इक्वल टू B था। सो A ग्रेटर देन B इन, A इक्वल टू B इन, A लेस देन B इन। तो ये आपको इनपुट आ रही है कि पीछे वाली बिट्स इससे, ठीक है। तो अब हम ये अज्यूम नहीं कर रहे कि मैं 4 बिट का कंपेयर कर रहा हूं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसके पीछे भी कोई बिट्स थी, लेकिन उनका कंपैरिजन का रिजल्ट हमें नोन है, ठीक। अगर हम ये मॉडिफिकेशन कर लेंगे ना तो ऐसे 2 कंपैरेटर लगाया तो इसकी जो आउट है ना वो इसी जैसा एक और इसके आगे लगा दिया, उसकी इन से टाई हो जाएगी। इसके बाद उससे आगे एक और कंपैरेटर लगाया वो इसके इन से, तो हम इसको कैस्केड करके बड़ा कंपैरेटर बना सकते हैं, ठीक। तो इसकी हम लॉजिक बना लेते हैं, क्या बनेगी। मैं इधर लेट से कि यही वाला डब्बा ड्रॉ कर ले। तो एक हमारे पास है जो भी हम 4 बिट को कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त, A और B को लेट से, ठीक है। और यहां से हमारे पास आ रही है 3 इनपुट्स, ये बता रही है कि इससे पीछे वाली बिट्स में A ग्रेटर देन B था, A इक्वल टू B था या A लेस देन B था। और अब हम आउटपुट, ऑब्वियसली ये भी आउटपुट कर रहा है, ये आउटपुट कर रहा है A ग्रेटर देन B इन 4 बिट्स के लिए, A इक्वल टू B, A इक्वल टू B और A लेस देन B इन 4 बिट्स के लिए, ठीक है।
और हम इन तीनों इन छह इनपुट्स को यूज करते हुए आउटपुट क्या करना चाहते हैं कि ओवरऑल इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। यानी कि ए और बी सिर्फ ये 4 बिट्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी इनकी बिट्स थी जो हमने पीछे इसी तरह का कोई और कंपैरेटर लगाकर कंपेयर कर ली हुई है। ठीक है, तो हम ओवरऑल रिजल्ट में हम ये बताना चाह रहे हैं कि पीछे वाली बिट्स प्लस ये जो 4 कंपेयर किए ये मिला के रिजल्ट क्या है कि ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है या ए इक्वल टू बी। सो लेट्स से कि मैं पहले आसान केस से लेता हूं, ए इक्वल टू बी। कब ए इक्वल टू बी होगा? ये बता रहा है कि ये 4 बिट्स बराबर हैं, ये बता रहा है कि पिछली वाली बिट्स जितनी भी थी वो बराबर हैं। ठीक है, तो कब हम कहेंगे कि हाँ ए इज इक्वल टू बी? अगर क्या हो, अगर इन दोनों की बिट्स बराबर होंगी तो यहां पर 1 आ जाएगा, अगर पीछे वाली बिट्स बराबर थी तो यहां पर 1 आया होगा हमें। अगर ये दोनों 1 हो तो हम कह सकते हैं कि तो ओवरऑल ए और बी बराबर है, पिछली बिट्स भी बराबर है, ये वाली बिट्स भी बराबर है, तो बराबर आ गए। ठीक, और अगर दोनों 1 पे हमें चाहिए हो 1 तो हम क्या करते हैं, एंड गेट लगाते हैं कि अगर ये भी 1 हो और ये भी 1 हो तो एंड गेट यही काम करता है ना कि दोनों 1 होगी तब भी 1 होगा, अगर कोई एक भी 0 हो गई, लेट्स से कि पीछे से बराबर थी लेकिन ये बराबर नहीं है तब भी ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर थी पीछे वाली बराबर नहीं तब भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब दोनों बराबर आएंगी, या दोनों ही बराबर नहीं थी तब भी बराबर नहीं है, जब दोनों 1 आएंगे तब आपको 1। ये तो सिंपल सी लॉजिक होगी। ठीक है, सो यहां तक चीज क्लियर हो गई। तो ये तो बहुत छोटी सी लॉजिक होगी, इनपुट और इसको मिलाकर हमने कह दी। चलो अब मैं इसको बिठा रहा हूं, बट कीप दिस इन माइंड कि हमने ए इक्वल टू बी के लिए लॉजिक बना ली हुई है, लेकिन मैं सेम स्पेस को रीयूज करना चाह रहा हूं। व्हाट अबाउट ए ग्रेटर देन बी? ए ग्रेटर देन बी कब होगा? ये 4 बिट्स बता रही है कि इन 4 बिट्स में ए ग्रेटर देन बी है। वो वाला 1 होगा और जो बी है वो 0 होगा। यस सर, ये 4 बिट्स है, ये 1 बिट नहीं है। ठीक है, और वो 4 बिट अगर यहां पर 1 आ रहा हो और यहां पर 0 आ रहा हो, आप ये कह रहे हो कि अगर ये 1 आ रहा हो और ये 0 आ रहा हो, इस तरह की बना दो, सॉरी ग्रेटर देन बी के साथ टाइप, ये कह रहे हो कि अगर ये 1 आ रहा हो और ये 0 आ रहा हो, लेट्स से कि ए ग्रेटर देन बी है और पिछली वाली बिट्स में नहीं था, तब तो ठीक है। व्हाट अबाउट के पिछली में ए ग्रेटर देन बी नहीं था, पिछली वाली में भी ए ग्रेटर देन बी था, इनमें भी ए ग्रेटर देन बी है, फिर क्या होगा? फिर नहीं आना चाहिए 1। ये तो सिर्फ उस केस में 1 आएगा अगर पिछली वालों में ए ग्रेटर देन बी ना हो और इनमें ए ग्रेटर देन बी। नहीं, मैं तो हर केस की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कब ए इज ग्रेटर देन बी। ये बता रहा है, ये तो गलत हो गई क्योंकि केस फौरन ही नजर आ गया ना। सो अगर ये बता रहा है ये 4 बिट्स में ए ग्रेटर देन बी है, ये बता रहा है कि पिछली वाली बिट्स में ए ग्रेटर देन बी, तो कब ओवरऑल ए इज ग्रेटर देन बी? दोनों में माना है, नहीं, ए में 1 और 0 तो हम देख ही नहीं लेना। मैं ये कह रहा हूं, ये गलत बताया था ना, यही तो कह रहा हूं कि वो तो उसका केस तो गलत हो गया। हाँ बिल्कुल, वो तो अभी आपने यही बताया था। ये मुझे बता रहा है कि इन 4 बिट्स में ए बड़ा है बी से, ये जो हमने पहले कंपैरेटर बनाया था ना, उसी को यूज करते हुए इन 4 बिट्स, और ये बता रहा है कि पीछे वाली जितनी भी बिट्स थी उनमें ए बी से बड़ा है। हम मिला के बताना चाह रहे हैं ओवरऑल ए बी से बड़ा है यानी। तो क्या केसेस हो सकते हैं हमारे पास? अगर तो एमएसबी में ए बी से बड़ा है तो क्या एलएसबी से कोई फर्क पड़ेगा? अगर इन 4 बिट्स में ए बी से बड़ा है तो पीछे वाली बिट्स को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये वाली बिट्स ही बड़ी आ गई हैं तो पीछे वाली तो कोई फर्क नहीं डालेगी ना। तो अगर तो ये डायरेक्टली 1 आ जाता है तो फिर तो ए इज ग्रेटर देन बी। मसला ये है कि अगर ये
बिट्स बराबर आ जाए, इन चारों पे बराबर आ जाए, बराबर आ जाए तब क्या हमें देखने की जरूरत है। अगर ये चारों बिट बराबर हो आपस में, 4 बिट, फिर हमें क्या देखना है, फिर हम पिछली वाली बिट्स को देख सकते हैं। अगर ये चारों इन चारों के बराबर आ जाए तो फिर अगर पीछे से ए ग्रेटर देन बी आ रहा है तो इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी है। तो अगर पीछे से ए ग्रेटर देन बी आ रहा है और ये जो है ना ये बराबर आ जाए, ठीक है, तब भी ए ग्रेटर देन बी है। तो इस केस में भी ए ग्रेटर देन बी है, जो अगर ये वैसे ही बड़ा आ जाए, और अगर ये बराबर है और पीछे से ए ग्रेटर देन बी आ रहा है तब भी बड़ा है। तो इन दोनों को आपस में हम और कर देते हैं कि इनमें से कोई भी केस हो हमें आउटपुट, हाँ जी, ये हमने कहा है कि अगर यहां पर बराबर आ रहा है और पीछे वाला बड़ा है तब, या अगर यहां पर ही बड़ा आ जाए तब, दोनों केसेस में हमें ये बड़ा है। क्योंकि इसके अलावा जो केस बनता है वो क्या बनता है, उसके अलावा ये केस बनता है कि ये छोटा आ रहा है और वो बड़ा आ रहा है, लेकिन अगर ये छोटा आ गया तो फिर ए ग्रेटर देन बी नहीं है। तो हमने वो वाला केस इसमें और नहीं किया, हमने कहा कि हमने सिर्फ वही वाला केस और करना है कि जब ये एग्जैक्टली बराबर थी और पीछे से ए ग्रेटर देन बी था, ठीक है, तब बड़ा है, या अगर ए ग्रेटर देन बी डायरेक्टली था, ठीक है। तो अगर आप इसको लॉजिकली सोच रहे हो तो जो हम, अगर केयरफुली इसको सोच रहे हो तो जो हम सोच रहे होंगे उसी से ये लॉजिक मान जाए। अगर ये चारों बिट्स बराबर हैं, ए इक्वल टू बी, तो फिर पीछे वाली बिट्स को देख लो, ठीक है। अदरवाइज अगर दूसरा वाला केस क्या है कि अगर वैसे ही ए बी से बड़ा है तब पीछे देखने की जरूरत ही नहीं। तो अगर इधर से मान आ गया तो वैसे ही मान चला जाएगा, पीछे वाली बराबर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बराबर आ गई, ठीक है, जब बराबर होगी तो ए ग्रेटर देन बी 0 होगा, तो इस साइड पे तो 0 ही रहेगा। फिर ये वाली चीज एक्टिवेट हो जाएगी कि अगर पीछे वाले बिट से ए ग्रेटर देन बी, इसके अलावा कोई केस हो नहीं सकता कि ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है, कि अगर ये बराबर है तो पीछे वाली होनी चाहिए। अगर बिल्कुल जिस तरह हमने एक एक बिट पे काम किया था ना, वही वाला काम हमने ज्यादा बिट्स पे कर ली। इसी तरह की लॉजिक आप बना सकते हैं ए लेस देन बी के लिए, कि अगर इधर ए लेस देन बी है और इधर जो मैंने ग्रेटर देन बी के साथ टाई किया हुआ है ना, इसको उठा के इधर भी लेस देन बी से कर दो, इधर भी लेस देन बी से कर दो, ठीक। तो ये वाला स्लाइड पे इन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर ए ग्रेटर देन बी आ रहा हो और अगर ए इज इक्वल टू बी, तो फिर आप पीछे जो इनपुट आ रही है कि पीछे वाले बिट्स में ए ग्रेटर देन बी है तो उसको ले लो। तो ये एग्जैक्टली यही वाला सर्किट और ये वाली एक्सप्रेशन इक्वल, और यही वाला बिल्कुल लेस देन के लिए, इक्वल टू के लिए हमने ऑलरेडी एंड गेट देख। अच्छा, अब ये वाला जो डब्बा बन गया है, ये डब्बा ये कर सकता है कि पीछे से इसको आ रही हो कि भाई पीछे वाले बिट्स बराबर हैं या नहीं, तो ये बता देता है कि उनको और इनको मिला के ओवरऑल बराबर है या बड़ा है या छोटा है। इसका क्या फायदा है कि अगर अब लेट से मैंने 16 बिट का कंपैरेटर बनाना था, तो मैं ये कर सकता हूं कि पहली 4 बिट्स को इसके थ्रू कंपेयर किया, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो डायरेक्टली फीड कर दिया ऐसे ही एक और कंपैरेटर को, उसका रिजल्ट उससे अगले वाले को कर दिया। तो ये इसने बताया पहली 4 बिट्स का रिजल्ट, अगले वाले ने देखा कि पिछली 4 बिट्स और इन 4 को देख के जो रिजल्ट आता है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसने अगली इन 4 और पिछली 4 को देख के फॉरवर्ड किया, इसने इधर इनकी पीछे वाली और इनको देख के आगे फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 16 बिट। इसी तरह अगर मैंने और बिट्स बनानी है तो ऐसे मजीद कैस्केड मिलेगा, ठीक। तो ये अब हमने कंपैरेटर के साथ ये जो छोटे से 3-4 गेट लगा के इसको कैस्केडेबल बना दिया, ठीक है, कि ऐसे मल्टीपल को आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल सर्किट, सीधा सीधा बस जोड़ते जाए, ठीक है। तो ये काम की चीज़ होती है, स्पेशली अगर आपने ब्रेड बोर्ड्स वगैरह पर काम करना है, तो तब आप चाहेंगे कि यार एक तरह का कंपोनेंट अवेलेबल है तो उसको कैस्केड करके मैं बड़े कंपोनेंट्स बना सकूं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ बीच में मैंने मिस की, वो ये कि इसकी इनपुट क्या इधर से आनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने 16 बिट को कंपेयर करना था, इसको तो पिछली 4 इनपुट आ रही है, इसको पिछली 8 का रिजल्ट आ जाएगा, इसको पिछली 12 का रिजल्ट आ गया, इसको पीछे इसके पीछे तो बिट्स नहीं है ना, ये नंबर ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो इसको मैं पीछे से ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी पे क्या इनपुट दूं, 0 दूं, 1 दूं, क्या इनपुट दूं, मतलब टाई तो करना ना किसी चीज से, ओपन तो नहीं छोड़ सकते, तो किस चीज से टाई करूं।
इससे पीछे वाले बिट्स को क्या अज्यूम करूं कि उनमें ए ग्रेटर देन बी है, लेस देन बी है, या ए इक्वल टू बी है। सर इक्वल के लिए दोनों मान करते हैं। हाँ, सर इक्वल के लिए इक्वल को मान, लेस के लिए लेस को, और ग्रेटर के लिए ग्रेटर को। इससे पीछे वाली बिट्स को मैं क्या करूं, अज्यूम करूं कि वो इक्वल थी, या वो ए ग्रेटर देन बी था, या ए लेस देन बी था। भी ये मैंने कैस्केड तो कर दिया, लेकिन ये 3 इनपुट अभी तक मैंने टाई ही नहीं की ना। ठीक है, वो जो 16 बिट थी उनकी तो मैंने पहली 4 बिट इधर टाई कर दी, अगली 4 इधर, अगली 4 इधर, अगली 4 इधर, जिनको कंपेयर करना था। तो जो, लेकिन ये 3 इनपुट्स हैं, इनपुट्स को हमें टाई करना होता है ना किसी न किसी चीज से, तो ये हमें चाहिए नहीं थी, क्योंकि इस जगह पर पीछे कोई बिट्स थी नहीं, ये तो पहली 4 बिट्स थी। ठीक है, तो इनको फिर क्या वैल्यू दूं? एक तो तरीका है, यहां पर मैं वो पुराना वाला कंपैरेटर लगा दूं, क्योंकि वो तो कुछ अज्यूम नहीं करता पीछे से इनपुट को ना, यानी कि सिर्फ ये वाला ब्लॉक लगा दूं। लेकिन लेट्स है कि आपके पास कैस्केडेबल कंपैरेटर ही पड़े हुए सिर्फ। ठीक है, तो फिर इनको भी ठीक ठीक टैग करना होगा। इसको क्या वैल्यू दूं? क्या मैं पीछे वाली बिट्स को ए इक्वल टू बी समझूं, या ए लेस देन बी समझूं, या ए ग्रेटर देन बी? इक्वल समझना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर कहीं पे खत्म हो जाता है, इसका मतलब है कि आप पॉइंट लगा के उसके पीछे जितने भी जीरोस लगा दें, तो वो इसका मतलब है वो पीछे बराबर है दोनों नंबर, क्योंकि उनमें सारा पीछे जीरोस है। तो फिर आप ए इक्वल टू बी पर 1 देंगे, और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी पर 0 अज्यूम करेंगे, तब आपके रिजल्ट्स ठीक आएंगे। अगर मैंने तीनों को 0 दे दिया, तो फिर अगर ये दोनों बराबर भी आ गए, तो क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं कि पीछे वाली बिट्स बराबर है या नहीं, तो वो 0 आ रही है तो हम कहेंगे बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे कि पीछे वाली बिट्स बराबर है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी को हम 0 अज्यूम करेंगे, ए लेस देन बी को 0 अज्यूम करेंगे, और ए इक्वल टू बी को 1 अज्यूम करेंगे। ओके, सो ये हमारा कंपैरेटर कैस्केड भी हो गया। इनको जोड़ के हम बड़ा कंपैरेटर बना सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है, ये अमूमन यूज होते हैं जब आप ब्रेडबोर्ड पे जोड़े। अगर आपने प्रैक्टिकली कोई चिप डिजाइन करनी है जिसमें आप 32 बिट कंपैरेटर बनाना है, फिर आप इस तरह कैस्केड करने के बजाय एक ही 32 बिट का कंपैरेटर डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है एडर। ठीक है, अब एडर जो है वो 2 नंबर्स को हम अब ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और लेट से 2 32 बिट नंबर हैं, उनको आपस में ऐड करें, या 2 4 बिट नंबर हैं उनको ऐड करें। तो मतलब हम 2 बिट्स को, 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू कि हम ज्यादा बिट्स को ऐड करें, बात है नहीं। सो अगर हमने ज्यादा बिट्स को तो बाद में ऐड करेंगे, पहले हम 2 बिट्स को ऐड करने के लिए एडर बना लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने 2 बिट्स को ऐड करना है, तो वो बिट्स हो सकती है दोनों, हो सकता है 0, हो सकता है एक 0 दूसरी 1 हो सकता है ये 1 हो ये 0, फिर हो सकता है कि दोनों 1 हो। यही 4 कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? 0 को 0 में ऐड करूं तो 0 सम आएगा, 0 ही कैरी आ जाएगी। 0 को 1 में ऐड करूं तो 1 सम आ जाएगा, 0 कैरी आ जाएगा। 1 को 0 में ऐड करूं तो 1 सम आ जाएगा, 0 कैरी आ जाएगी। 1 को 1 में ऐड करूं तो 0 सम आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगी। तो यहाँ तक चीज समझ आ गई। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल बन गया। अगर मैं इस वाली बिट को कह दूं सम और इस वाली बिट को कह दूं कैरी, तो और इसको मैं घुमा के रोटेट कर दूं तो ये ट्रुथ टेबल यहाँ पर स्लाइड के ऊपर आ गया। ठीक है, अच्छा, इसमें ये एग्जैक्टली वही चीज़ है कि अच्छा 0 को 0 में ऐड किया तो 0 सम 0 कैरी, 0 को 1 में ऐड किया 1 सम 0 कैरी, और 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आ गया, तो वो 1 0 बन गया। ठीक है, अगर इस ट्रुथ टेबल को देखें तो ये ट्रुथ टेबल खुद बता रहा है कि इसका सर्किट क्या होगा। ठीक है, लेट से हम सर्किट को इग्नोर करते हैं, हम पहले खुद सोच लेते हैं क्या होना चाहिए। कैरी
उस केस में 1 होती है जब दोनों इनपुट 1 आ जाए। तो क्या ऐसी चीज है, कौन सा गेट है जो उस वक्त एंड गेट, तो कैरी तो सिंपल एंड गेट से बन गई। और सम जो है वो उस वक्त 1 होता है जब कोई एक ही 1 हो, जब दोनों 1 हो तब भी नहीं होता, और गेट दोनों 1 पे भी 1 होता है। कौन सा ऐसा गेट है जो सिर्फ एक केस में 1 होता है, एक्सक्लूसिव और, कि जब कोई एक 1 आ रहा हो, एक्सक्लूसिवली एक 1 आ रहा हो तब। तो ये सर्किट एग्जैक्टली यही कर रहा है कि दोनों को अगर एक्स और कर लें तो सम आ जाएगा, दोनों को एंड कर लें तो कैरी आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा सर्किट है। इस सर्किट को हम कहते हैं हाफ एडर। अब आप सोचेंगे हाफ एडर क्यों कहते हैं, भाई हमने तो पूरा पूरा ऐड किया, ठीक है। तो इस नाम पे भी कंफ्यूज ना हो, अभी हम हाफ एडर इसको कहते हैं। फिर एक और चीज आएगी जो कि 3 बिट को ऐड करती है, जिसको हम फुल एडर कहते हैं। हालांकि फुल एडर उसको भी नहीं कहना चाहिए, तो फुल तो वो है जो ज्यादा बिट्स को भी ऐड कर सके, लेकिन वो सिर्फ 3 बिट को ऐड करता है, ठीक है। तो ये नेम्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट यू शुड जस्ट रिमेंबर कि हाफ एडर का मतलब है जो 2 बिट को ऐड कर रहा हो, फुल एडर वो है जो 3 बिट को ऐड कर रहा हो। कहते हैं हम इनको इसलिए क्योंकि फुल एड्रेस को यूज करके आप बड़ा एडर बना सकते हैं, हाफ एडर को यूज करके जरा सा मुश्किल हो जाता है वो बनाना, ठीक है। सो यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज है फुल एडर। फुल एडर क्या है कि आप 2 के बजाय 3 बिट्स को ऐड करना चाहिए, ठीक है। सो 3 बिट्स को ऐड करना चाहिए तो उनके फिर 7 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। मे बी मैं इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ, पहले केस में तीसरी बिट 0 रख लेता हूँ, तो उस केस में तो सेम सम और कैरी आएंगे, क्योंकि तीसरी बिट 0 ऐड करके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं डालेगी। और फिर मेरे पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के साथ तीसरी बिट 1 आ सकती है, ठीक। सो इस केस में आपके पास सम क्या आना चाहिए, 1 कैरी 0। इस केस में 2 बन जाएगा, इस केस में 2 बन जाएगा, इस केस में 3 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो अगर 3 बिट को ऐड करना है तो मेरे पास ये ट्रुथ टेबल बन जाए, और अगर मैं इस ट्रुथ टेबल को रोटेट करके इधर ले आऊं तो ये स्लाइड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो 3 बिट्स को अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल गिवन हो तो सर्किट कैसे बना सकते हैं यार, ट्रुथ टेबल गिवन हो सर्किट कैसे बनाते हैं अगर 3 वेरिएबल वाला हो? कार्नोफ मैप बनाए और उससे ऑप्टिमल सर्किट निकाल, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसका कैरी का एक कार्नोफ मैप बना लें, एक सम का कार्नोफ मैप बना लें, और उसमें जो भी हमारे पास सर्किट बनता है ऑप्टिमल, वो हमारा फुल एडर का सर्किट बन जाएगा। ऑल्टरनेटिवली हम हाफ एडर्स को यूज करते हुए भी फुल एडर बना सकते हैं, ठीक है। कि अगर हम ऐसा करें कि 2 हाफ एडर्स को सीरीज में लगा दें, ठीक है, इसमें पहली 2 बिट्स को सम करें तो आपके पास सम भी आ जाएगा, कैरी भी आ जाएगी। तो इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास, मतलब अगर 2 बिट्स को ऐड कर रहे थे तो यहां तक आ सकता है ना, कि या 1 आएगा या 2 आएगा या 0 आएगा, ठीक है। उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके आप साथ अगर तीसरी बिट ऐड कर दें, ठीक है, तो तीसरी बिट ऐड कर दें और इनकी कैरीज को आपस में और कर लें, उससे भी फुल एडर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये इसमें मैक्सिमम ये 2 आ सकता था, 2 के साथ आप अगर तीसरी बिट 1 आ रही थी तो इसने 3 बन जाना था। तो अगर आप 0 के साथ 1 ऐड कर देते तो सामने 1 आ जाना था। कैरी जो है वो दोनों की क्योंकि और की हुई है, तो इसकी 1 आ रही हो या आगे से 1 आ रही हो, आपने उसको डायरेक्टली उठा लिया, ठीक। तो अगर आप फुल एडर 2 हाफ एडर लगा लें और उसमें पहली 2 बिट्स को ऐड करें और तीसरी बिट को दूसरे के सम के साथ ऐड कर दें और कैरीज को आपस में और कर लें, इससे भी फुल एडर बन सकता है। बट आप इस तरह बनाएं या आप के मैप से बनाएं, मतलब दोनों तरीके से आप फुल एडर के ऊपर पहुंच जाएंगे उसके सर्किट। सो अब हमने 2 चीजें पढ़ ली, एक हाफ एडर और एक फुल एडर। सो हाफ एडर क्या करता है, अगर मैं उसको HA कहूं, हाफ एडर 2 बिट्स को रिजल्ट सम निकाल देता है और कैरी आ जाती है, ठीक है। फुल एडर जो है वो 3 बिट्स इनपुट लेता है और सम आ जाता है और कैरी आ जाती है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने तीसरी इनपुट इधर क्यों बनाई है, ठीक है, और ये मतलब नीचे की तरफ ही दोनों आउटपुट क्यों नहीं बनाई, इधर क्यों बना दी थी जी? सर्किट में इसका कैमरा बनाएंगे, एक कैरी जाएगा और दूसरा सम का। जी जी 2 के मैप। इससे जो
सर्किट बनाएंगे उनको आपस में कंबाइन कैसे करेंगे? कंबाइन नहीं करेंगे, दो सर्किट होंगे, उससे एक सम की बिट आ जाएगी, कैरी की बिट आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो मिल के कहेगा उसकी दो आउटपुट होंगी और हम कहेंगे कि ये फुल एड है। सो ये दो आउटपुट ही आ रही है ना, तो इस कैरी का अलग सर्किट पीछे चल रहा होगा, सम का अलग। हाँ हाँ, मैं कह रहा था आप सोच रहे हो कि क्यों लिखा है, ठीक है। मैं जिस तरह भी लिख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर इसको इधर भी लिख दूं साथ कैरी कि ऊपर से इनपुट आ रही है नीचे आउटपुट है, या इसको इधर ले जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरो आपको बता रहे हैं इनपुट है क्या, इनपुट है क्या आउटपुट है। ये मैंने इस वजह से बनाया है कि जब हम यहां तक पहुंच गए ना, आप हमारे लिए एडर बनाना बड़ा आसान हो गया, ठीक है। वो कैसे, उससे पहले मैं बनाने से पहले लेट से कि मैं 4 बिट की एक एडिशन वैसे करते हैं हम, कोई लेट से 0 1 1 0 और 0 0 1 0, ठीक है। दो नंबर हैं ऐड कर, तो नॉर्मल कैसे ऐड करते थे हम, इन दो को ऐड करते थे, 0 आया, इन दो को ऐड किया, 1 1 को किया तो 2 आ गया, 2 में 0 इधर बनता है और कैरी इधर आ जाती है, ठीक है। इनको ऐड किया फिर 2 आया 0, ठीक है जी जी जी। 1 1 1 को 1 में ऐड किया 1 0 बना ना, तो 0 इधर लिखा, 1 कैरी आ गई, ये भी 1 0 0 इधर आ गया, ठीक है। सो ये एडिशन करनी तो हम सबको आती है, ठीक है। सो असल में हम क्या कर रहे हैं कि दो नंबर्स, दो बिट्स को ऐड करते हैं, उससे एक कैरी आती है, वो कैरी अब आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वहां पर 3 बिट्स को ऐड करते हैं, सम आता है, एक कैरी आ जाती है, ठीक है। सो इसको यूज करते हुए हम बिल्कुल जो ये हमने प्रोसेस किया है ना, वो हम इस तरह कर सकते हैं। तो 4 बिट के दो नंबर आ रहे थे, बिट 0 को बिट 0 के साथ ऐड करो, अभी ये जो पीछे से कैरी है इसको भूल जाए, बिट 0 को बिट 0 से ऐड किया, एक सम आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगी, ठीक है। अगर कैरी 0 ही तो ठीक है, वो वैसे ही ऐड हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 1 आ गई तो वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। यानी जिस तरह हमारे पास इस केस में कैरी 0 आई थी, तो हम अभी जब सर्किट बना रहे हैं तो वो 0 भी इधर आकर ऐड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 0 है कि 1 है, पहले से तो नहीं पता, इधर तो हमने पहले से नंबर लिखे हुए ना, तो हम जनरलाइज सर्किट बना। सो इन दोनों को ऐड किया, एक सम आ गया, कैरी आ गई, ठीक है। कैरी आई, उसको हमने अगली वाली 2 बिट्स को ऐड किया और उसके साथ कैरी को भी ऐड किया, ठीक है। उससे एक और सम आया, कैरी आ गई, उसमें अगली वाली 2 बिट्स को ऐड किया, साथ कैरी को भी ऐड किया, सम आ गया, कैरी आ गई, ठीक। तो वो जो मैं इस तरफ बना रहा था एक इनपुट और इस तरफ एक आउटपुट बना रहा था, उसकी ये वजह थी कि मैं इस पे पहुंचना चाह रहा था, ठीक है। वरना अदरवाइज आप डब्बे के जिस तरफ भी इनपुट आउटपुट बना दें, इट डजंट मैटर, ठीक। और सो आखिरी का जो है उसका भी सम और कैरी जब निकल आया तो ये आपके पास पूरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो कैरी जो पीछे से आ रही है इसको हम 0 ज्यूम कर लेंगे, क्योंकि पहले 2 के पीछे से तो कोई कैरी नहीं आनी, तो हम उसको 0 ज्यूम कर लेंगे, या आप शुरू में हाफ एडर लगा दें, क्योंकि शुरू में हमेशा आपने 2 बिट्स ऐड करनी, ठीक है। बट वी विल सी के ये कैरी रखने का एक फायदा है। याद है, चीज समझ आ गई? तो एडर इज प्रीटी सिंपल। हमने पहले सबसे पहले हाफ एडर पढ़ा जो 2 बिट्स को ऐड करता था, फुल एडर पढ़ा जो 3 बिट को ऐड, जब हमें 3 बिट को ऐड करना वाला सर्किट मिल गया, फिर हमने कहा बस जिस तरह हम नॉर्मल एडिशन करते थे वही वाला काम हम सर्किट उसका बना दें, तो हमारे पास एक पूरा एडर बन जाएगा। इस टाइप के एडर को हम कहते हैं रिपल कैरी एडर, ठीक है। रिपल्स आप समझते हैं क्या होती है? रिपल लहरों को कहते हैं कि मतलब आप अगर एक पॉन्ड में वट्टा मारे, ठीक है, पत्थर फेंके, तो उससे जो वेव्स क्रिएट होती हैं जो चारों तरफ फैल जाती है, उनको हम कहते हैं रिपल्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिपल कैरी एडर, बिकॉज होगा क्या कि जब कंप्यूटेशन होनी है तो दोनों नंबर्स तो इकट्ठे आ गए, ठीक है। तो पहले वाले सम निकला, उसकी जब तक कैरी नहीं आएगी तो ये वाला रिजल्ट उस वक्त तक सही नहीं है, ठीक है। वो जब कैरी आ जाएगी तो फिर ये इसका रिजल्ट सही बनेगा, फिर जब इसका रिजल्ट सही होगा तो इसकी कैरी आगे जाएगी, इसकी कैरी आगे जाएगी तो ये दोनों सम होंगे, सम निकलेगा, कैरी आएगा, तो ये वाली कैरी। तो काइंड ऑफ समझे कि आपने इस जगह पर एक पत्थर फेंका और कैरी रिपल करती हुई आगे चली, ठीक है, कि पहले इधर से आई, फिर इधर से आई, फिर इधर से आई, फिर इधर से, तो इसलिए इसको रिपल कैरी। ये इंपॉर्टेंट है कि कैरी रिपल कैरी है, इसका नाम इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि हमने कहा था कि सर्किट का एक साइज होता है और एक उसका
डिले होता है। एक ओवरऑल एरिया कितना ले रहा है, एक डिले कितना। एरिया का तो हमें नजर आ गया कि यार 4 फुल एडर इतना एरिया ले रहा है, तो 1 फुल एडर इंटू 4 अगर 4 बिट का एडर है। डिले जो है ये चीज सीरीज में लगी हुई है, ठीक है, यानी कि जब तक ये कैरी नहीं आएगी तो ये मीनिंगफुल नहीं है, जब तक ये कैरी नहीं आएगी तो ये मीनिंगफुल नहीं है। तो यहां से इनपुट आएगी, एक पूरे फुल एडर के डिले से गुजर के एक कैरी आएगी, फिर एक पूरे फुल एडर के डिले से गुजर के एक और कैरी आएगी, फिर एक पूरे फुल एडर के डिले से गुजर के एक और अगर ये 32 बिट है तो ऐसे 32 फुल एडर्स के डिले से हम गुजरेंगे। तो वो जो रिपल आगे जाने में हमारा टाइम लगेगा, उतने टाइम तक हमारी आउटपुट नहीं आई अभी, और इसका मतलब है कि हम इसको नई इनपुट भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही। तो इसका मतलब है कि ये सर्किट काम तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि अगर हमें बहुत ही स्पीड चाहिए तो ये स्लो, ठीक है, और हम चाहेंगे कि हम इसको किसी तरह फास्ट कर सकें, ठीक है। सो फर्स्ट चीज क्लियर हो गई कि ये एडिशन कैसे करता है, ये होगी। लेकिन साथ दूसरी चीज ये भी क्लियर हो गई कि इसमें क्योंकि रिपल करती है कैरी, तो हमें थोड़ा सा इंतजार फरमाना पड़ेगा। फॉर मोस्ट पर्पसेस ये हो सकता है हमारे लिए काफ़ी हो, ठीक है। अगर हम अपना आईसी नहीं बना रहे, कोई प्रोसेसर नहीं बनाने जा रहे, तो हो सकता है कि रिपल कैरी एडर ही काफ़ी हो हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सर्किट बना रहे हैं जो हाई स्पीड है, जिसमें आपको वाकई बहुत स्पीड पे डाटा आ रहा है और बहुत सी कंप्यूटेशंस करनी है, देन विल वांट कि हमें थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम ये कर सकते होते हैं कि कई दफ़ा, हमेशा नहीं कर पाते, लेकिन कई दफ़ा हम ये कर सकते हैं कि हम एरिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन चीज़ को थोड़ा सा तेज़ कर दें, ठीक है, या एरिया को कम कर दें लेकिन चीज़ को स्लो कर लें। तो अगर आप एरिया पे कंस्ट्रेंट हो रहे हैं तो आप एरिया कम करके चीज़ को स्लो कर देंगे, और अगर आप टाइम पे कंस्ट्रेंट हो रहे हैं तो फिर आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है तो आप एरिया बढ़ा देंगे और चीज़ को फास्ट कर दें। सो हम दोनों आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं। अगर आप एरिया पे कंस्ट्रेंट हो रहे हैं तो रिपल कैरी एडर यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि ये कम एरिया ले रहा है, टाइम का मसला है इसमें। और अगर आप टाइम पे कंस्ट्रेंट हो रहे हैं फिर आप कैरी सिलेक्ट एडर यूज़ कर लें, ठीक है। ये पिछली स्लाइड पर यही उसके डिलेज ही लिखे हुए हैं, ठीक है, कि आपका जो कैरी पाथ जो है ना वो लॉन्ग है, और तो रिपल कैरी एडर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं बना सकता, क्योंकि हर कैरी निकलने के लिए पूरा फुल एडर से गुजर के आप आ रहे हैं, इधर भी गुजर रहे हैं, इधर भी गुजर रहे हैं, और फिर ये दोनों आपस में और हो रही है, ठीक है। तो ये ठीक सा पाथ बन। तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है, इसको हम कहते हैं कैरी सिलेक्ट एडर, बाज़ का कंडीशनल सिलेक्ट एडर भी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो नाम अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर नाम इतना मैटर नहीं करेगा कि क्या नाम है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको इसका समझ आ जाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम क्या था कि जब तक पीछे से कैरी नहीं आएगी तो हम एडिशन नहीं कर सकते थे। नंबर तो बिल्कुल इकट्ठे ही आ जाते हैं दोनों नंबर, ठीक है, सारी बिट्स नंबर की वो तो इकट्ठी आ रही है, वो तो सीरीज में नहीं आ रही। तो नंबर अगर इकट्ठा आ गया था तो हम ये कर सकते थे कि कैरी पीछे से या 0 आनी थी या 1 आनी थी, तो हम ये कर देते हैं कि हम कहते हैं कि हम कैरी 0 अज्यूम करके भी एडिशन कर लेते हैं और कैरी 1 अज्यूम करके भी करते हैं। तो जैसे ही नंबर आए ये सारे के सारे फुल एडर एक्टिव हो गए और इन सब ने कंप्यूटेशन कर ली। पहले वाले में तो क्योंकि कैरी पीछे से 0 ही आनी है तो कोई मसला नहीं है, अगले वाले में कैरी 0 भी आ सकती थी 1 भी आ सकती थी, हमने 0 के हिसाब से भी कंप्यूट कर लिया, एडिशन 1 के हिसाब से। दूसरे वाले में भी यही किया, तीसरे वाले में भी यही किया, 32 थी तो 32 के साथ यही कर दिया, ठीक है। अब इससे हमारे पास 2 नंबर आ गए सामने तो कैरी हर एडर की। अब उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन आ गया। तो सिलेक्शन के लिए अगेन हमें कैरी चाहिए तो सही, क्योंकि हमने असल में तो कैरी की बेस पर ही ऐड करना था, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल में काम सारा हो गया तो ये जो फुल एडर वाला डिले है वो गुजर गया। लेकिन अब एक नया डिले आएगा जो कि मक्स का होगा, जो कि फुल एडर से थोड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो पहली एडिशन है उसकी जो कैरी आई है अगर वो 0 आई है तो पिछले वाले एडर की आउटपुट उठा लो, 1 आई है तो अगले वाले एडर की आउटपुट उठा लो। इसकी जो भी आउटपुट उठाई है तो मक्स क्या करता है, मक्स ये काम करता है कि वो 2 में से एक को सिलेक्ट कर लेता है। तो हमने इसको इसके आगे एक मक्स लगा दिया। अगर 0 आ रहा है तो पीछे वाले फुल एडर से ही सम उठा लो, पीछे वाले से ही कैरी उठा लो, और अगर 1 आ रहा है तो आगे वाले का सम उठा लो और आगे वाले की कैरी उठा लो, ठीक है। तो इससे सम भी निकल आया
कैरी भी निकली। ये जो कैरी निकली ये हमने अगले वाले की सिलेक्शन में यूज कर ली। अगले वाले एडर में भी यही तो चाहिए था कि अगर 0 कैरी पीछे से फॉरवर्ड आएगी तो पीछे वाले एडर से उठा लो, 1 आएगी तो आगे वाले से उठा लो, उसकी जो कैरी आई उसकी बेस पर आगे वाले का। अगेन अब बक्सेस के अंदर कैरी प्रोपोगेट कैरी है, क्योंकि जब तक इधर से कैरी नहीं आएगी, पीछे से नहीं आएगी, उस वक्त तक इन दोनों में से सिलेक्ट नहीं कर सकते। जब तक इधर से नहीं आएगी तो इन दोनों में से सिलेक्ट नहीं कर सकते, जब तक इधर तक नहीं आएगी तो इन दोनों में से सिलेक्ट नहीं। तो स्टिल ये सीक्वेंशियल काम हो रहा है, लेकिन ये सीक्वेंशियल काम किधर हो रहा है? बक्सेस में हो रहा है। और बक्सेस का डिले हमें पता है 2 to 1 बक्स का डिले क्या होता है? एक एंड गेट और एक और गेट, 2 इनपुट का एंड गेट, 2 इनपुट का और गेट, वो उसकी निस्बत छोटा है जो एक फुल एडर का डिले है जिसके अंदर एक एक्सक्लूसिव और गेट लगा हुआ और एक एंड गेट लगा हुआ है। ठीक है, सो एक्सक्लूसिव और एंड गेट, एक्सक्लूसिव और क्योंकि खुद भी एंड और से मिलकर बन रहा होता है। ठीक है, तो वो उसका डिले जो था वो ज्यादा, तो ये आपने थोड़ा सा डिले जो इधर आ रहा था वो बचा के इधर एक्स्ट्रा डिले बना दिया, लेकिन ये वाला डिले उसकी निस्बत कम है। सो कम है तो ओवरऑल अगर ये 32 बिट हैं तो अगर आपने इधर छोटा सा भी बचाया था तो ये इंटू 32 आपने सेव कर लिया। ठीक है, तो मतलब इन रियलिटी अगर प्रोसेसर में आपका लगा हुआ है तो उसमें तो आप 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे होते हैं ना, तो वो तो 32 बिट के होते हैं, या नए प्रोसेसर है तो वो 64 बिट के हो सकते हैं, 64 बिट 64। तो वो जो भी आप नंबर्स ऐड कर रही है उनमें ये हमारे पास सेविंग होगी ओवरऑल। अगर 32 बिट है तो जो थोड़ी सी सेविंग थी जो कि इसका पाथ इससे छोटा था वो इंटू 32 होकर आपके पास ओवरऑल टाइम में ठीक सी सेविंग बन। तो ये आपका पहला एक तरह का एक मेजर सर्किट है जिसमें हमने ट्रेड ऑफ लिया कि हमने एरिया बढ़ा दिया और उसको फास्ट कर दिया। ठीक है, टाइम बचा लिया। ठीक, सो और इसका ऑपोजिट हो सकता है कि आप टाइम बचा लेते और एरिया कम रखते, मतलब टाइम ज्यादा लगा लेते लेकिन एरिया कम रखते, तो वो हम रिपल कैरी एडर जो था उसमें हम ये कर सकते थे। ठीक, तो यहां तक चीज समझ आ गई? ओके, सो अब हमने एडर भी समझ लिया, हमने पहले हाफ एडर किया, फिर फुल एडर किया, फिर हमने रिपल कैरी एडर एक बना लिया और फिर हमने उसको फास्ट करने के लिए कैरी सिलेक्ट एडर बना। अब जो अगली चीज आ रही है वो चीज है जो कि आप समझे जो हमने पहला लेक्चर था ना हमारा, उस वक्त मैंने बताई थी कि 4-5 हफ्ते बाद जाकर आपको सही तरह समझ आएगी। ठीक है वो क्या थी कि हमने 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर यूज ही क्यों किए थे इन द फर्स्ट प्लेस। 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर क्यों हमने यूज किए थे, उसकी एक मैंने आपको मेजर रीजन ये बताई थी कि बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स हम एडर को ही एज अ सब्ट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं, आपको सब्ट्रैक्टर लैदा से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी हम स्लाइड के बजाय इधर आते हैं, हम देखते हैं कि लेट से कि मेरा जो हम छोटा केस ले लेते हैं 4 बिट वाला ही, ये मेरे पास एक नंबर ए था, ये मेरे पास एक नंबर बी था 4 बिट का, और ये जो हमने अभी रिपल कैरी एडर या कंडीशनल सिलेक्ट एडर जो भी बनाया था ये इसको ऐड करा था। इसमें हमने एक सी इन रखी हुई थी जिसकी हमने कहा था जरूरत नहीं है, इसको 0 रख लेते हैं अगर हमने ऐड करना है, लेकिन हमने स्टिल वो रखी। वो क्यों रखी उसकी वजह भी अभी समझ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं सर, लेकिन जरूरत क्या है, मतलब सर्किट के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सर्किट्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जरूरत क्या है? गुड क्वेश्चन। ये एक फलसफियाना सवाल है, मैं कहूँगा हमें जिंदगी में किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत आखिर क्यों है? एक क्वेश्चन है ना कि मतलब अगर मुझे ये मोबाइल फोन की जरूरत है, ये लैपटॉप ना भी हो तो मैं खेती बाड़ी कर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूँ, तो व्हाट इज द पॉइंट कि मैं एक और सो इट्स अ वर्ल्ड व्यू जो कि मैं जिससे एग्री करता हूँ कि मे भी हम किसी बकरियां चराएं और एक खेत जो है उस खेती बाड़ी करें और एक अच्छी फिजा में सांस लेते हुए जिंदा रहें, लेकिन मतलब एडर और सब्ट्रैक्टर क्यों यूज होते हैं? क्योंकि जो प्रोसेसर है ना उसका एक मेजर कंपोनेंट एडर सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लायर है, जिनको यूज करते हुए हम ये सारी जो टेक्नोलॉजी इस वक्त यूज करें, जो जितनी भी लैपटॉप पे चीज़ ये चल रही है, पावर पॉइंट पे प्रेजेंट हो रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा हूँ, कोई मूवी नजर आ रही है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन बिल्कुल सिंपल। जब आप इसको बॉटम पे जाएंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इफ एल्स यानी कंपैरिजन, ठीक है,
तो ये कंपैरेटर, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर यही यूज हो रहे हैं, ठीक है। नीचे आप देखेंगे, आप उसकी असेंबली में चले जाएंगे तो असेंबली यही सपोर्ट करती है इवेंचुअली, ठीक है। तो आप सी में एक कोड लिखते हैं, जो इफ नीचे जाते हैं वो देखते हैं अच्छा जी ये ब्रांच, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जंप, ये 10-12 इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हीं से मिलकर पूरे का पूरे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम हो रहे हैं और आसान से। तो वहाँ पर क्योंकि हमें मतलब हर किस्म की कंप्यूटेशन में चाहिए, तो हमें एडिशन भी चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी चाहिए। अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट ना यूज़ करते तो हमारे पास एक एडर हमें अलग बनाना पड़ता, सब्ट्रैक्टर अलग बनाना पड़ता, विच मीन्स कि हमें डबल हार्डवेयर बनाना पड़ता। लेकिन अगर टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर यूज़ कर रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास 2 नंबर है, ये मेरे पास एडर है, ठीक है। जो ए और बी को ऐड करना हो तो हम इधर से कैरी इन को 0 रखते हैं और ए और बी इसको एज एन इनपुट देते हैं, ये ऐड करके देता है, ये जो भी हमने रिपल कैरी एडर पढ़ा था। अगर मैं चाहता कि मैं इसको सब्ट्रैक्टर बनाना चाहता हूं, यानी कि ए माइनस बी करना चाहता हूं, तो ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूं ए प्लस माइनस बी, लिख सकता हूं ना। और बी को माइनस करने के लिए अगर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा हुआ तो क्या करना पड़ता है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले ले। और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि बी को फ्लिप करके उसमें 1 ऐड कर दे, यानी कि नॉट कर दे उसको 1। सो अगर मैं सिंपल ये काम कर दूं कि बी को फ्लिप करके उसमें 1 ऐड कर दूं तो बी जो है वो माइनस बी बन जाएगा, और अगर मैं ये ऐड ही कर दूं एडर के थ्रू उसको तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये एडर ही लगा हुआ है, लेकिन मैंने बी को अगर नॉट कर दिया सारी बिट्स को, तो नॉट करने से क्या होगा कि अगर 1 आ रहा था तो 0 हो जाएगा, 0 आ रहा था तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लिप हो गया। और फिर दूसरा काम क्या किया कि उसके अंदर मैंने 1 ऐड करना था। 1 ऐड करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास ये कैरी इन की एक सपोर्ट मौजूद है। अगर मैं इस जगह पर 1 इनपुट दे दूं तो ये क्या करेगा, 1 ऐड कर देगा एलएसबी में, ठीक है। जो पहला वाला हाफ वो फुल एडर लगा हुआ तो वो पहली 2 बिट्स के साथ 1 ऐड ही कर देना था ना कैरी। तो अगर मैं सिंपल ये चेंज कर दूं तो अब ये जो पूरा सर्किट है ना ये सब्ट्रैक्टर बन गया असल में, ठीक है। क्योंकि अब ए में बी ऐड करने के बजाय मैंने क्या किया है, ए में मैं ऐड कर रहा हूं बी का फ्लिप्ड वेरिएंट और साथ ही मैं 1 भी ऐड कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं माइनस बी को ऐड कर रहा हूं, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। सो ये समझ आ गया कि क्या कर, ठीक है। तो अगर मैं ये कर दूं तो ये मेरे पास सब्ट्रैक्टर बन गया। सो ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। ये जो इतनी सी चीज़ है, अगर आप इसको वाकई एक लंबा सांस लें और इसको हजम करने की कोशिश करें तो यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि एक बड़ा काम है। जिसने भी ये सोचा था कि इस तरह से नंबर्स को अरेंज कर लेते, दैट पर्सन सेव्ड अस अ लॉट ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। इवेंचुअली अगर मैं सब्ट्रैक्टर लैदर डिजाइन करता, एडर लैदर डिजाइन करता, तो मेरे पास 2 ऐसे बड़े बड़े सर्किट लगने थे। उसके बजाय अगर मैंने सिर्फ ये कुछ गेट्स लगा दिए, ठीक है, एंड स्टिल आई एम एबल टू डू एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मतलब कहते हैं, इसको देखकर आपको एक्साइटेड हो जाना चाहिए कि यार वाओ कि ये अच्छी सोच थी, है जिसकी भी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि ये, लेकिन अगर मैंने इसको इस तरह हार्डवायर कर दिया तो अब ये एडर सब्ट्रैक्टर बन गया। अब ये एडिशन नहीं कर सकता, एडिशन करने के लिए मुझे ये नॉट हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं सर्किट से बार बार नॉट हटा के एडिशन करवाऊँ, फिर वापस नॉट लगा के कराऊँ, ये तो मैं नहीं चाहूँगा। इट वुड बी बेटर कि अगर मैं इधर कुछ चेंज इस किस्म की कर दूँ कि मैं इसको इनेबल कर सकूँ, ठीक है। लेकिन ये इनेबल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। लेट्स से कि ये एक्चुअल बी जो आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ एक इनेबल का लॉजिक लगा दूँ, ठीक है। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ सब्ट्रैक्ट इनेबल, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन को इनेबल करो, ठीक।
और चाहता मैं ये हूं कि जब सब्ट्रैक्शन डिसेबल्ड हो, यानी कि ये 0 हो, तो फिर इधर भी 0 आ जाए और यहां से b जैसा था वैसे ही आगे चला जाए, तो सिंपल एडिशन होती रहे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन डिसेबल्ड है तो ये एडर है। ठीक है, तो ये जब 0 आ रहा हो तो b फॉरवर्ड उसी तरह हो जाए, लेकिन जब मैं सब्ट्रैक्शन इनेबल कर लूं तो यहां पर 1 आ जाए और b जो है वो नॉट हो जाए, फ्लिप हो जाए। ठीक है, तो ये डब्बा मुझे नहीं पता क्या होगा इस वक्त, तो हम डब्बा ये बनाना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बजाय ये कि बार बार मैं नॉट गेट उतारूं और नॉट गेट दोबारा लगाऊं, उसके बजाय मैं इधर एक छोटा सा सर्किट बना लूं जो कि ये काम कर दे। तो ये तो आसान है कि मैं चाहता हूं सब्ट्रैक्ट इनेबल 1 हो तो यहां पर 1 आ जाए, 0 हो तो यहां पे 0 आ जाए। तो क्या हो सकता है कि मैं डायरेक्ट टाई कर दूं। ठीक है, जब ये 0 होगा तो इधर 0 आ जाएगा, जब 1 होगा तो इधर 1, जब भी ये 0 होगा तो कैरी इन 0 हो जाएगी, ऐड हो जाएगा, जब भी 1 होगा तो ये कैरी इन 1 हो जाएगी। अब ये डब्बा क्या होगा, डब्बा जो है उसकी हम थोड़ी सी लॉजिक सोच लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ये वाला सब्ट्रैक्ट इनेबल का सिग्नल है, एक बी खुद है। ठीक है, और एक जो मैं चाहता हूं कि इसकी आउटपुट आए इसकी बेस पे, तो मैं सिर्फ एक बिट को इस वक्त सोच रहा हूं। ठीक है, तो ये 4 केसेस बन सकते हैं। ठीक है, पहला केस है कि जब इनेबल 0, उस वक्त मैं चाहता हूं कि बी 0 आ रहा हो तो आउटपुट पे भी 0 हो, 1 आ रहा हो तो आउटपुट पे भी 1 हो, यही चाह रहा हूं। दूसरा केस है कि जब मैं सब्ट्रैक्शन इनेबल कर लूं तब मैं चाहता हूं कि ये फ्लिप हो जाए, कि अगर b 0 आ रहा है तो ये 1 हो जाए, 1 आ रहा है तो ये 0 हो जाए। अब इन दोनों को देखकर अगर मुझे ये आउटपुट चाहिए हो, ये अगर इनपुट हो दोनों और ये आउटपुट चाहिए हो, तो कैसे बना सकते हैं कि 0 0 पर 0 चाहिए, 1 1 पे भी 0 चाहिए, 0 1 पे 1 चाहिए, 1 0 पे 1 चाहिए। X और, ठीक है, X और एक्सक्लूसिवली एक 1 आ रहा हो तो मुझे आउटपुट 1 चाहिए। ठीक है, तो X और जो है ना, अगर मैं इस डब्बे के बजाय इधर मैं हर एक जगह पर एक X और लगा दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास 4 X और गेट हो जाए। तो X और क्या कर रहा है कि अगर इनेबल 0 हुआ तो B उसी तरह आगे जा रहा है, अगर इनेबल 1 हुआ तो B फ्लिप हो रहा है, तो ये काम XOR से सिंपल हो जाएगा। तो अब ये मतलब पहले हमने नॉट लगाया था, वो भी गा रहा था, लेकिन वो सब पक्का फिर सब्ट्रैक्टर बन जाता था, उसको हटा दे तो पक्का एडर बन जाता था। अब हमारे पास ये एक लीवरेज आ गई है जिसको यूज करते हो, इस पे अगर हम 1 इनपुट कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्टर बन जाएगा, इस पे 0 इनपुट कर देंगे तो एडर बन जाएगा। ठीक है, तो मजे हो गए। ठीक, सो यहाँ पर अगर आप रुक के कोई भी ऐसी नई चीज सीखे ना तो ट्राई टू जनरलाइज इट, कि आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसी चीज की जरूरत पड़े तो दिमाग की बत्ती जले और आप फौरन वो वाला सर्किट माफ लो। सो XOR की एक यूज हमने भी पढ़ा। ठीक है, XOR ऑब्वियसली हमें पता है क्या होता है। XOR जो है अगर दोनों में से कोई एक 1 आए तो 1 करता है, लेकिन इसी को देखने के लिए अभी हमने ये वही टेबल है, लेकिन अगर एक को इनेबल और एक को बी समझ रहे हैं तो अब ये हमें क्या बता रहा है कि अगर आपको कभी भी ये चीज चाहिए कि यू वांट एन इनेबल बट नॉट नॉर्मल काइंड ऑफ इनेबल, मगर आप ये चाहते हैं कि अगर इनेबल ये डिसेबल्ड हो तो ये चीज सीधी सीधी जाती रहे, लेकिन जब आप इनेबल करें तो ये चीज नॉट हो जाए। ठीक है, नॉट हो जाए। ठीक है, सो नॉर्मली जब डिसेबल किया हुआ तो नॉर्मल फ्लो चलता रहे, इनेबल किया हुआ तो फ्लिप हो जाए, तो वहां पर XOR यूज किया जा सकता है। और ये चीज अब आपको कभी भी फ्यूचर में होगा ऐसा कि जब आपको सर्किट जब हम डिजाइन कर रहे होंगे तो कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको एग्जैक्टली यही चीज चाहिए होगी, वहां पर आपके न्यूरॉन्स को ट्रिगर फायर करना चाहिए कि हाँ भाई ये तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, तो वहां ये तो XOR ये वाला काम करता था। ठीक है, तो XOR लगा दें। ओके, तो ये बड़ी अमेजिंग सी चीज होगी कि हमारे पास अब एडर हमने जो है ना वो स्क्रैच से बना लिया और उसको कह लें कि उसी एडर को एज अ सब्ट्रैक्टर भी यूज कर लिया, और अमेजिंगली मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट की बरकत से हमने ये चीज़ अचीव कर ली कि सिंपल एक एडर को यूज करते हुए उसको कहते हैं सब्ट्रैक्टर भी बना लिया, एडर भी बना लिया।
जी एक क्या ये 4 बिट का नंबर है ना, 2 4 बिट के नंबर है। हाँ ये भी एक 4 बिट का नंबर है, ये भी 4 बिट का नंबर है। हम इसको सर्किट को a प्लस बी के लिए भी यूज करना चाह रहे हैं, a माइनस बी के लिए भी यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ b को इस सब्ट्रैक्शन एक बंदे की हो रही होती है ना दूसरे से, तो a पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो इसलिए a को उसी तरह रहने दिया है। b को कभी हम ऐड करना चाह रहे हैं, कभी सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए इसके साथ x और लगा दें, ठीक। तो अगर हम a को भी फ्लिप करना चाहें तो फिर उधर भी x और लगा दें और उसका कुछ और इनेबल बना दें कि यार ठीक है उस साइड में फ्लिप करने का इनेबल, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर माइनस a प्लस बी भी कर सकेंगे, लेकिन अमूमन हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, ठीक है। ये हमारा एडर जो है ना ये काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया है, इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई, ठीक है। अच्छा बिफोर गोइंग फर्दर, आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो मिल चुका हुआ आपको, पहला जो लॉजिक डिजाइन वो आपने जमा करा दिया हुआ है या अभी? अच्छा अभी मिला है, जमा कब कराना है? थर्सडे को कराना है, ठीक है। हाँ सर कौन कहते हैं? शाहजेब कहता तो ठीक है, अगर क्लास फेलो कहते हैं तो फिर डोंट लिसन। हाँ अच्छा इसमें प्रोजेक्ट में आपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाना है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ, उस पर जाने से पहले 1 मिनट में ये ओवरफ्लो वाली लॉजिक कर लूँ, फिर मैं उस पर आता हूँ, ठीक है। अच्छा जब आप एडर बना लेते हैं, ठीक है, तो एडर के साथ एक और प्रॉब्लम एसोसिएटेड है ओवरफ्लो का, ठीक है, कि जब आप लेट से 2 4 बिट के नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट हो सकता है 4 बिट में पूरा ना आए, बल्कि वो 5 बिट उसके लिए चाहिए, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर 4 बिट में आपके पास 0 से 15 तक नंबर आ सकते हैं अगर वो साइंड नंबर्स ना हो, ठीक है, तो वो 0 से 15 तक आ सकते हैं। तो आप अगर आप 14 और 13 को ऐड करेंगे तो वो तो फिर नंबर 15 से बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो वो फिर बिट्स काफ़ी नहीं रहेंगी उसके लिए, ठीक है, और आपको कोई 5वीं बिट चाहिए होगी, ठीक है। अमूमन अगर आप नॉर्मल प्रोसेसर में यूज़ करें, जैसे 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो वहाँ पर हम जनरली ओवरफ्लो को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अमूमन इतने बड़े नंबर्स को डील कर ही नहीं रहे होते, ठीक है। अगर 32 बिट रखी हो तो हमारे पास 2⁻32 तक नंबर आ सकते हैं ना, इससे एक कम तक अगर वो अनसाइंड हो, ठीक है, तो ये 4 गीगा के करीब बनता है, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर, तो हम अमूमन जब छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हो तो उनमें हमारा इतना बड़ा नंबर ही नहीं आता। लेकिन अगर आ जाए और उस पर ओवरफ्लो हो जाए तो नॉर्मल जो हम सी कोडिंग कर रहे होते हैं उसमें हम अमूमन उस ओवरफ्लो को हैंडल नहीं करते। प्रोसेसर आपको बता रहा होता है ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ, आप उसको अगर रीड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम अमूमन उसको जब a+b करते हैं तो हम उसको खास कोई लिफ्ट आ नहीं रहे होते, ठीक। अच्छा तो क्योंकि अमूमन वो वाला केस नहीं आता, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एटलीस्ट बता सकें कि ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर तो अनसाइंड नंबर्स हैं, जिस तरह भी मैंने बताया कि लेट से 4 बिट को 4 बिट में ऐड करें, ठीक है, अगर इसके रिजल्ट में एक कैरी आउट भी आती है ना, अगर तो वो कैरी आउट 0 आ रही है तो इसका मतलब है ओवरफ्लो नहीं हुआ, अगर वो कैरी आउट 1 आ रही है इसका मतलब है कि ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, अनसाइंड नंबर में। अभी मैं 2's कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर ये अनसाइंड नंबर हो, यानी आप नंबर्स में कोई साइनमेंट नहीं रखी हुई, बस जिस तरह नंबर है उसको आप पॉजिटिव नंबर ट्रीट करें, ठीक है, तो फिर जस्ट आपकी जो भी कैरी आ रही है दैट इज ओवरफ्लो बिट। अगर ये 1 आ गई तो इसका मतलब ओवरफ्लो हो गया, अगर ये 1 नहीं आ रही तो ओवरफ्लो नहीं हुआ। अगर साइंड नंबर्स हैं, ठीक है, साइंड नंबर में तो कैरी आती है, ठीक है, साइंड नंबर में कैरी अक्सर ही आती है, ठीक है। साइंड नंबर में वैसे अगर हमने 4 बिट को ऐड करना हो ना तो नॉर्मली हम उसके लिए करते हैं कि आप एडर 5 बिट का बनाते हैं, ठीक है, आप पहले ही उसको 1 बिट एक्सटेंड कर लेते हैं, यानी सेम यही वाली बिट 5वीं बिट पे डाल देते हैं, ठीक है। अगर ये 0 थी तो 0 डाल देते हैं, 1 थी तो 1 डाल, और इन 2 नंबर्स को आप ऐड कर लेते हैं और रिजल्ट 5 बिट में आ गया, ठीक है। सो ये आप एडर के अंदर ये वाला काम करें, ठीक है। तो 2 नंबर्स को आपने ऐड किया, इसका जो रिजल्ट आया वो आ गया, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 5 बिट में ही आ सकता था, असल में 4 बिट के थे, 1 बिट तो आपने खुद एक्सटेंड किया है ना।
अब जब आप इसको वापस 4 बिट में लाने की कोशिश करने लगे तो अब आपने देखना है कि क्या ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ। तो इस केस में ओवरफ्लो चेक करने का तरीका यह है कि आप आखिरी 2 बिट्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप ये बिट ड्रॉप करने लगे तो अगर ये दोनों 0 0 थी तो फिर आप इसको ड्रॉप कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर ये दोनों 1 1 भी थी तो इसको ड्रॉप करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 होने का मतलब है ये नेगेटिव नंबर था, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना था तो इन दोनों ने 0 0 ही बन जाना था, ठीक है। तो अगर एंड पे बहुत सारे 1s आ रहे हो ना 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर में, तो इसका असल में मतलब होता है कि ये जब 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 0 ही बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर 1s आ रहे हैं उनमें से एक 1 उड़ा दें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको खत्म करेंगे तब भी ये नेगेटिव नंबर ही रहेगा। अगर आप 1 1 था या 0 0 था, इस बिट को हटा देंगे तब भी ये नेगेटिव नंबर रहेगा या पॉजिटिव नंबर रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। लेकिन अगर ये 0 था और ये 1 था तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर आपका रिजल्ट आता था लेकिन वो रेंज से बाहर था, ठीक है। तो जब आप ये बिट हटा देंगे तो ये उल्टा नेगेटिव नंबर बन जाएगा और ये कुछ और ही रोला पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर ये 1 आ रहा था और ये 0 आ रहा था, इसका मतलब है असल में आपके पास नेगेटिव नंबर में रिजल्ट आया था और वो रेंज से बाहर था। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये पॉजिटिव नंबर बने। नॉर्मली अगर आपने छोटे मोटे सी में कोड लिखे हैं, जिस तरह फैक्टोरियल का लिखा हो, तो फैक्टोरियल बहुत जल्दी ग्रो करता है। आप अगर 17 18 कोई इतना फैक्टोरियल ले रहे हो तो वो 4 गीगा क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो उसमें एग्जैक्टली फिर यही होता है, जब आप उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो आपको नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये वाली बिट उड़ा रहे हैं ना, ठीक है। सो इसका फिर तरीका ये होता है कि हमने डिटेक्ट करना है कि ये ओवरफ्लो हुआ या नहीं हुआ। तो अगर तो दोनों बिट सेम है, यानी 0 0 आ रही है या 1 1 आ रही है, तो इसका मतलब है ओवरफ्लो नहीं हुआ। अगर ये दोनों बिट्स डिफरेंट है, यानी 1 0 आ रही है या 0 1, अब इसका मतलब है ओवरफ्लो हो गया। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको ओवरफ्लो डिटेक्ट करें तो 0 0 पर ओवरफ्लो नहीं हुआ, 0 1 पर ओवरफ्लो हो गया, 1 0 पर ओवरफ्लो हो गया, 1 1 पर ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो ये क्या बना? अगेन आज जो भी हम बना रहे हैं उसमें एंड पे XOR। सो इन दोनों को XOR कर लें, ठीक है। तो हमने पहले भी कहा हुआ कि 2 बिट्स को कंपेयर करना हो कि वो बराबर है तो हम XNOR करते हैं। सो हमने अभी कंपेयर करना है कि बराबर नहीं है तो हम XOR कर सकते हैं, ठीक है। सो XOR जो है ना वो हमें बता देता है कि ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर XOR किया और 1 आ गया तो इस आखिरी 2 बिट्स को, तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। और इसका मतलब है जो रिजल्ट आया वो आपके पास ठीक नहीं था जी। हाँ जी, चलो। सो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी एक चीज ये बनती है कि अगर ओवरफ्लो हो जाए तो करना क्या चाहिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि भाई आप इंश्योर कर लेंगे कि कभी ओवरफ्लो हो ही ना, ठीक है। जिस तरह हम अमूमन प्रोग्राम लिखते हुए इतने बड़े नंबर्स को या तो इस्तेमाल ही नहीं करते, और अगर हमें पता हो कि इतने बड़े नंबर्स इस्तेमाल होने हैं तो हम ज़्यादा बिट्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम फिर कहते हैं हम 32 के बजाय 64 बिट्स यूज़ कर लेते हैं, तो उसके अंदर ओवरफ्लो नहीं आएगा 32 बिट में अगर आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ओवरफ्लो के केस में, मिसाल के तौर पर ये आपकी प्लस और माइनस में रेंज थी, ठीक है, कोई सिग्नल है, ठीक, और सिग्नल जो है ना वो इससे थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है और थोड़ा सा नीचे भी चला जाता है, ठीक है। पर आप इस रेंज के अंदर अंदर ही नंबर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि जब ओवरफ्लो हो तो आप कहते हो कि मैं इससे बड़ा नंबर तो नहीं सेव कर सकता, जब मैं इससे बड़ा सेव करने की कोशिश करूंगा वो तो नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव बनाने से अच्छा है कि मैं उसको क्लिप कर दूं, कि मैं उसका मैक्सिमम वैल्यू सेव कर दूं, ठीक है। तो या नेगेटिव साइड पे भी अगर वो क्रॉस किया तो मैं उसको मैक्सिमम वैल्यू सेव कर दूं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन लॉजिक। कि आप जब रेंज से बाहर जा रहे हो तो आप उसको सैचुरेट कर दें कि भाई मैं इधर तक ही बस जा सकता हूँ, ठीक है, इससे आगे हमारे पर चल जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ तक ही, तो उसमें फिर आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, तो फिर आप देखते हैं कि किस साइड से ओवरफ्लो हुआ, ठीक है। अगर ओवरफ्लो हो गया तो किस साइड से ओवरफ्लो हुआ। अगर तो ये 0 आ रहा है, ठीक है,
अगर तो ये 0 है तो आप इसके आगे एक मार्क्स लगा सकते हैं कि अगर तो ये 0 आ रहा है तो जो नंबर आ रहा था वही आउटपुट पे दे दो, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये अगर 0 आ रहा है तो ओवरफ्लो हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर ये 1 आ रहा है तब दो बातें होंगी, या तो नेगेटिव साइड से ओवरफ्लो हुआ है या पॉजिटिव साइड से ओवरफ्लो हुआ है। अगर ये वाली बिट जो थी MSB ये 0 थी, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर था तो ये मैक्सिमम से ऊपर निकल गया हुआ था, ठीक है। अगर ये 1 थी तो इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर था और मिनिमम से नीचे चला गया हुआ था जो मैं मिनिमम सेव कर सकता था। तो अगर तो आप इसके पीछे भी एक मार्क्स लगा सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइड से ओवरफ्लो कर दिया, तो आप इस केस में मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर आउटपुट पे दे दें जो कि 0 1 1 1 1 1 1 होता है, जितनी भी बिट्स हैं, ठीक है। उसमें MSB को 0 कर दें और बाकी सबको 1 कर। और अगर ये निचली वाली साइड से ओवरफ्लो कर गया है, अगर ये 1 आ रहा है तो आप मैक्सिमम नेगेटिव नंबर आउटपुट पे दे दें जो कि होता है 1 0 0 0 0 0 0 जितने भी 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये खैर आखिरी टॉपिक आपको पूरी तरह ना भी समझ आए तो मैं कोशिश करूंगा इसमें से ना पूछूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आपको समझ आ जाए बिकॉज इट्स नॉट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड। बड़ा सिंपल सी बात है कि आप क्या देख रहे हैं, अगर आपने 32 बिट्स को ऐड करना तो आपने पहले ही उसको 33 बिट बना दिया, एक साइन एक्सटेंड करके 33 बिट्स को ऐड किया, एंड में आपने 32 बिट पे रिजल्ट सेव करवाना था, ठीक है। तो अब उसको सेव करवाने के लिए दो बातें हो सकती हैं, ठीक है, या तो ओवरफ्लो होगा या नहीं होगा। अगर XOR का रिजल्ट 0 आया तो ओवरफ्लो नहीं हुआ, 1 आया तो ओवरफ्लो हो गया। सो अगर ये 0 आया तो आपने जो भी रिजल्ट आया था आपने कहा कि वो ठीक है, ठीक है, वो एक बिट उड़ाओ, ठीक है, ये वाली बिट डिस्कार्ड कर दो क्योंकि ये दोनों सेम आ रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 32 बिट उठा के आगे फॉरवर्ड कर दो। अगर ये 1 आ गया तो दो बातें होंगी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है पहली बात तो है कि ओवरफ्लो हो गया है, लेकिन वो अपर साइड से भी हो सकता है, लोअर साइड से भी हो सकता है। अगर तो वो अपर साइड से हुआ है उसके लिए आपकी ये वाली MSB 0 होगी, ठीक है, क्योंकि आप नेट रिजल्ट आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव साइड 0 MSB होती है, 0 साइन बिट होगी। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये साइन बिट 1 होगी। तो अगर ये पॉजिटिव साइड से ओवरफ्लो हुआ है तो आप मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर आउटपुट पे निकाल दें, नेगेटिव साइड पे हुआ तो मैक्सिमम नेगेटिव, जो कि फिक्स नंबर्स हैं, ठीक है। जब भी आप कुछ बिट्स हो साइन 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो हमेशा ये वाला नंबर जो होता है ये मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर होता है और ये वाला नंबर जो होता है ये मैक्सिमम नेगेटिव नंबर होता है। तो टेंशन ना लिया करो यार, ठीक है, लेट मी डिसाइड के कब क्या करना है, बजाय आप डिसाइड करोगे कब करना है, ठीक। प्रोजेक्ट पे मैंने 2 मिनट की एक छोटी सी बात करनी है, उस पर परेशान हो। तो ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो हमने एडर पूरा बना लिया और उसके साथ हमने जो आखिरी चीज डिस्कस की है इसको हम कहते हैं सैचुरेशन लॉजिक। अगर सिर्फ XOR लगाओ इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो लॉजिक, जो बता रहा है कि ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे सर्किट्स में हम सिर्फ ओवरफ्लो की लॉजिक, बहुत सारे सर्किट्स में हम ये कुछ लॉजिक लगाते ही नहीं, हम पहले से इंश्योर कर देते हैं कि ऐसा केस आएगा ही नहीं। कुछ सर्किट्स में फिर हम सिर्फ ओवरफ्लो की लॉजिक डिटेक्शन की लगा देते हैं कि ये XOR लगा हुआ है, ये एक बिट को सेट कर देगा, किसी ने चेक करना है कि ओवरफ्लो हुआ है या नहीं तो उस बिट को देख ले, ठीक है। और बाद सर्किट्स में फिर हम सैचुरेशन लॉजिक भी लगा देते हैं कि नहीं, अगर आप रेंज से ऊपर जा रहे हो तो आप उसको सैचुरेट कर दो उस लेवल पे, मैक्सिमम नंबर पे। अगर ऊपर से मैक्सिमम साइड पे क्रॉस हुए तो मैक्सिमम नंबर, नीचे में गए तो मैक्सिमम नेगेटिव नंबर। और आप क्योंकि दिस इज बेटर देन कि आप वो अगर आप सैचुरेट नहीं करेंगे तो वो कोई इस साइड पे आ जाएगा नंबर, ठीक है। जो ऊपर वाली पीक है क्योंकि आप उससे बढ़े जाएंगे तो वो इस रेंज में आएगी नहीं, तो उसकी MSB 0 से 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो वो नेगेटिव नंबर मान जाएगा, वो बिल्कुल ही कोई और ही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप उसको सैचुरेट कर दें। तो नाउ इट डिपेंड्स कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था। अब आते हैं कि जो मैं प्रोजेक्ट पे एक छोटी सी डिस्कशन करना चाह रहा था, वो ये मैं डिस्कशन करना चाह रहा था कि मेरे हिसाब से अगर आप बिल्कुल तसल्ली से प्रोजेक्ट सही तरह से बनाएं, यानी कि आपने उसको प्रॉपरली हर 7 सेगमेंट का सर्किट ठीक ठीक बनाया हुआ है और अब आप उसको पैच करने जा रहे हैं और आप बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ें पैच करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये वाला काम आपको 5 घंटे में
या 5 से 6 घंटे में हो जाना चाहिए। मतलब इतने है कि जो ज़्यादा फास्ट कर सकता है वो थोड़ा जल्दी कर लेगा, जो थोड़ा स्लो करता है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेगा, लेकिन आई थिंक ये इतने टाइम आपको लगेगा गिवन कि आपने पहले सारे सर्किट्स प्लान किए हुए। ठीक है, एक जो मैंने बीच में मसला देखा जब लोग ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वेटेज है, ये होगा कुछ वेटेज इसकी होगी, यू कैन से कि ये आपकी 3-4 असाइनमेंट्स के बराबर तो होगा, यानी ओवरऑल 100 में से इसके ना हो सकता है 4 मार्क्स हो। ठीक है, हो सकता है जो बाद वाला आप प्रोजेक्ट करें उसके 7-8 मार्क्स हो, वो ज़्यादा मार्क्स हो सकता है वो 10 हो। ठीक है, सो ये अभी थोड़ा सा मैं उसको डिसाइड करूँगा डिपेंडिंग हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे भी थोड़ा सा हम देख लें कि क्या जा रहा है। ठीक, तो सो मे भी अगर इधर अच्छी ना हुई तो आगे इंसेंटिव दे दूंगा कि वो वहाँ पर अच्छा कर लें, तो लेट्स सी। अच्छा, इसमें एक जो मैंने मसला देखा है ना, वो ये देखा है कि कई दफ़ा लोग ये करते हैं कि वो सर्किट पैच करते हैं क्योंकि बहुत सारी तारें इधर उधर जा रही होती हैं और जब वो चलाते हैं तो नहीं चलता। ठीक है, नहीं चलता तो उनका दिल करता है कि बस उखाड़ दो इसको यार, छोड़, दोबारा शुरू से बनाता हूँ। ठीक है, वो फिर दोबारा शुरू से बनाते हैं, फिर दोबारा नहीं चलता। ठीक है, तो जब आपका दिल ये कर रहा हो ना दोबारा उसको उखाड़ दूँ, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, एक लंबी सांस ले, याद करेंगे सर यासर ने कहा था कि नहीं उखाड़ना नहीं है। ठीक है, सो क्या करना है उसके लिए आप डिबग करें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपने कोई छोटी सी गलती की होती है, उस वजह से मसला आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर लेट से कि ये 7 सेगमेंट था और आप इसकी लॉजिक आपने कोई बनाई हुई थी। ठीक, तो अभी मुझे याद तो नहीं क्या लॉजिक है, बट लेट्स अज्यूम कि मैं कहता हूँ कि ए बी बार सी प्लस ए बी प्लस सी डी बार, कोई लेट से इस किस्म का आपका कोई सर्किट बन गया। ठीक है, ये ट्रू नहीं है क्योंकि मैंने अभी बनाया है रैंडमली, लेकिन लेट से कि ये इसको ड्राइव कर रहा था। ठीक है, तो 4 बिट आपके पास इनपुट आ रही थी जो ए बी सी डी, और उसकी बेस पर इसने ऑन होना था या नहीं। तो अब आपको मसला क्या आ रहा होगा, मसला ये आ रहा होगा कि भाई आपने चलाया तो वो ऑन ही नहीं हो रही। ठीक है, हो सकता है कि बहुत कुछ गलत चल रहा हो। अगर बहुत कुछ भी गलत चल रहा है तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि मैं पहले किसी एक को पकड़ लूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद 1 LED कि वो क्यों नहीं चल रही। ठीक है, लेट से इसी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको हम कहते हैं डिबगिंग या बैक ट्रेसिंग जो है ना, इसमें आपने बस कूल रहना होता है और ऑप्शंस एलिमिनेट करनी होती हैं कि किस जगह पर प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी आप टेस्ट करें उससे आपकी एक ऑप्शन कम हो जानी चाहिए कि यार मसला कहाँ पर हो सकता है। अगर ये सर्किट था लेट से जिससे ये वाली जो ए बी सी डी ई एफ, लेट से एफ वाली जो एलईडी थी ना उसका ये सर्किट था। ठीक है, जो कि गलत है, ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रैंडमली अपनी तरफ से बना। लेट से आपको इस जगह पर आपको ऑन होना चाहिए था, आपने कोई इनपुट दी, लेट से आपने ऑन करना था किसी बेस पर, वो ये ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो भी एक्सप्रेशन बनी है ये बेसिकली क्या है, ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट की आपने एक्सप्रेशन बनाई हुई है जिसमें आखिर में और गेट आ रही और पीछे आपका एक 3 इनपुट वाला एंड गेट है ये, एक 2 इनपुट वाला एंड गेट है ये, और एक 2 इनपुट वाला एंड गेट है। ठीक है, सो अब आपको अगर इस जगह पर 1 नहीं मिल रहा, ठीक है, आपने जो भी इनपुट दी थी यू वर एक्सपेक्टिंग कि मुझे इधर 1 मिलेगा और उससे ये एलईडी ऑन होगी। ठीक है, तो आप अपना जो भी ब्रेड बोर्ड था उसमें इधर जो भी पिन लगी हुई है उस पिन के साथ आप एक मतलब उसको चेक कर सकते हैं उस पर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, उसको बेशक आप कह लें कि एलईडी के साथ टाई कर दें, जो आपके ट्रेनर हैं उसके ऊपर एलईडी के अंदर आप उसको लगा देंगे तो वो एलईडी ऑन होगी, तो इसका मतलब है कि तो एक आप डिबगिंग वायर रख लें जो एलईडी की तरफ टाइड हो, वो इस जगह पर लगा के चेक करें कि भाई 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, अब अगर इधर 1 नहीं आ रहा जबकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 आना चाहिए, तो आप पहले इसको एक ड्राई रन करके देख लेंगे कि ये मैंने लॉजिक सही बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई। ठीक है, अगर सही बनाई हुई है तो इधर 1 आने के लिए इन तीनों में से किसी एक इनपुट पे 1 आना जरूरी है। ठीक है, लेट से कि वो इस इनपुट पे 1 आना था। ठीक है, इस इनपुट पे 1 आने का मतलब है कि इन दोनों के ऊपर ये कोई एक बार के साथ लगा हुआ है, इसी तरह ये भी बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर 0 और इधर 1 आना जरूरी था। ठीक है, तो अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पाथ के थ्रू आपको इवेंचुअली 1 मिलेगा कि आपने ये इनपुट 1 दी हुई है, ये 0 दी हुई है,
तो इसकी वजह से इस हैंड गेट पर 1 आएगा, इसकी वजह से इस और गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं 1 का कौन सा पाथ देखना है। फिर आप इधर से बैक ट्रेस करना शुरू कर दें, ठीक है। बैक ट्रेस करने का मतलब है कि आपने सर्किट में कहीं पे आईसी लगी हुई है जो कि इसको ड्राइव कर रही है। अगर आपने यही सर्किट पैच किया तो इसको जो ड्राइव कर रही है वहां पर आपकी और गेट की आईसी लगी होगी कोई, ठीक है, जिसकी आउटपुट उठाकर आपने उधर लगाई होगी। तो आप सबसे पहले जाकर देखेंगे क्या इस जगह पर 1 आ रहा है, तो इधर हो सकता है आपने इधर गलत टाई किया हो कोई और तार उठा के, इस जगह पर अगर 1 आ रहा है तो ये तार गलत है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि ये एक ही तार है तो ये तो आप पहले ही ठीक चेक कर लेंगे, यहाँ पर 1 नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर 1 नहीं आ रहा तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब आप इससे पीछे आ जाए, इस वाले और गेट की 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। वो हो सकता है आपने 3 इनपुट वाला और यूज किया हो सकता है कि आपने मे बी एक और गेट लगा हो इधर, ठीक है, एक इनपुट इधर आ रही हो एक इधर आ रही हो, उसकी जो आउटपुट आ रही है वो आपने इधर टाई की और तीसरी इधर टाई की, ठीक है। तो ये 3 इनपुट वाला और इस तरह बनाया हो मे बी, ठीक है। तो अब आप जाके इधर चेक करें, इधर 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है। आप बेसिकली आपने इस वाले 1 को देखना है कि इस वाले गेट की आउटपुट पे 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इधर 1 नहीं आ रहा तो वो कोई भी इनपुट पे 1 नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तभी नहीं आ रहा ना। तो प्रोबेबली फिर या तो इधर भी 1 नहीं आ रहा होगा या इधर 1 आ रहा होगा और वो आउटपुट पे नहीं आ रहा, ठीक है। 2 बातें होंगी। तो मतलब आपकी इस डिबगिंग स्टेप से आपको पता चल जाएगा, एक चीज एलिमिनेट हो जाएगी। अगर तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेट से ये इनपुट थी, इधर भी 1 नहीं आ रहा, अगर इधर भी 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इसके पीछे सर्किट में मसला है। अगर इधर 1 आ रहा है और आउटपुट पे 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसके आगे इसी और गेट वाली जगह पर ही मसला है। तो आप मसले तक एक्चुअली पहुंच गए, ठीक है। वो क्यों नहीं आ रहा होगा, उसी 2-3 वजूहत हो सकती है। एक वजह हो सकती है कि आपने इस आईसी को पावर ही ना दी हो या इसका ग्राउंड ही ना टाई किया हो, ठीक है। मतलब जनरली कॉमन गलतियां हो जाती हैं कि आपने वो सर्किट टाई कर दिया या इसको गलत पिन पे टाई कर दिया किसी, ठीक है। तो फिर आप इधर ही फिक्स कर लेंगे क्योंकि अब आपको पता चल गया कि मसला इसी जगह पर है। या वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि ये आईसी खराब हो, ठीक है। तो आईसी खराब है तो आप इस आईसी को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसके बजाय एक और गेट वाली आईसी लगा देंगे और आपका ये चल जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे आईसी खराब मतलब पॉसिबल है कि आईसी खराब हो, उससे आगे पॉसिबल है कि ब्रेड बोर्ड में भी कोई मसला हो। बाज़ का ब्रेड बोर्ड को बार पिने घुसा के ना वो पीछे से शॉर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दैट शुड बी योर लास्ट, वो जब आपको नजर आ जाए ना कि नहीं 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 इस तरह नहीं हो रहा, ठीक है। अमूमन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स की पहली जो शक होता है ना होता है जी ब्रेड बोर्ड ही खराब है, हमारा तो जी आईसी खराब है, ब्रेड बोर्ड ही खराब है, कुछ चलता ही नहीं है इधर, ठीक है। वो जब आप उसको बैठ के डिबग करते हैं ना थोड़ा सा तो पता चलता है कि सब ठीक था, असल में जी आपने फलान जो तार थी ना वो इनपुट के बजाय आउटपुट पे लगाई हुई थी, उसकी वजह से आईसी सड़ गई या इनपुट या पावर ही नहीं आप किया हुआ था एक किसी चीज़ को, ठीक है। तो जस्ट आप पहला शक इस पे करेंगे हाँ मैंने पैचिंग गलत की हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मैंने गलती की हुई, और उसको आप फिर बैक ट्रेस, इसको हम कहते हैं बैक ट्रेस करना, कि आउटपुट से इनपुट की तरफ आना एक एक स्टेप करके, ठीक है। लेट्स से कि आपके इस जगह पर इस पे भी 1 नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अगर इधर 1 नहीं आ रहा था, 1 आ रहा होता तो इसका मतलब है इस वाले सर में मसला है। अगर इस पर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये जहां से आ रही है जो कि कोई और एक एंड गेट है, तो आपने सर्किट में कहीं और एक ऐसी लगाई हुई है एंड गेट की, ठीक है। क्या मतलब कर दिया जाता है हम लोग उसके अंदर सर कोई भी नंबर एक डिस्प्ले करा रहा है, या 2 या 3 या सारे बाय डिस्प्ले करेंगे, सारे नंबर डिस्प्ले करने ना। प्रोजेक्ट इज कि आप 0 से 9 तक करें, 9 से ओके। सो ये बात समझ आ रही है कि अगर आपके इस जगह पर अब आपको ये 1 नहीं मिला तो इसका मतलब है मसला इससे पीछे है। तो हो सकता है इस आईसी को आप पावर ऑफ करना भूल गए हो सकता है इस आईसी ये आईसी जली हुई हो या इस आईसी की इनपुट गलत आ रही हो, ठीक है। सबसे पहले आप ना ये अज्यूम ना करें कि ना आईसी खराब होगी ना बोर्ड खराब होगा, आप जाके इधर चेक करेंगे आ क्या रहा है। डोंट मेक डिसीजंस बिफोर एंड, जब तक जो आपको नजर आए उसकी बेस पर डिसीजन बने, ठीक है। इधर अगर आपको 1 नहीं मिल रहा इधर आ जाए, इधर आके देखेंगे इधर 1 क्यों नहीं मिल रहा, इधर अगर पीछे ये भी 1 आ रहा था और ये नॉट की आउटपुट भी 1 आ रही थी तो इस एंड गेट के आप इसके पीछे आ जाए। हो सकता है कि इन दोनों जगहों पर आपको 1 ना मिले,
एंड इस वजह से 1 ना दे रहा हो। अगर इन दोनों जगहों पर नहीं मिल रहा तो फिर ये नॉट हो सकता है आप लगाना भूल गए हो पीछे, ठीक है। और हो सकता है कि आप मतलब अगर नॉट भी लगाया हुआ तो फिर आप इनपुट ही गलत दे रहे थे, ठीक है। तो आपको हर स्टेप पे, एक स्टेप पे जाएंगे तो एक चीज एलिमिनेट हो जाएगी। इधर अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मसला इससे आगे है या मसला इससे पीछे। जब इस गेट पे पहुंच जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मसला इनपुट पे है या मसला इस पर है, और उस गेट को आप फर्दर फिर देख सकते हैं कि उसके अंदर एक और जो छोटा सा मसला जो कॉमन आ सकता है वो फैन आउट का है, ठीक है। नॉर्मली आप अगर 3 एक गेट्स को ड्राइव कर रहे हो तब तक तो ठीक है, जब 4-5 गेट्स तक हो तो कई दफ़ा आप उसको ड्राइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर आप उधर तक जा रहे हैं, अगर आप एक सिग्नल बहुत सारी जगहों पर जाना है तो आप उसके आगे बफर लगा दें, ठीक है। बफर लगा कर उसको करें। बफर की आईसी शायद पड़ी हो, अगर बफर की आईसी नहीं अवेलेबल तो 2 दफ़ा नोट कर दें तो वो भी बफर का काम ही करता है, ठीक है। सो वो उसको आप उसको यूज़ करके आप आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको टिप्स हैं। सो आपने बस वो फोकस होके करना है। अगर नीटली सारा काम किया होगा, और आप पहले से भी, ये भी हो सकता है कि आप पहले से ही एक प्लान बना दें कि यहाँ पर मैंने ये आईसीज लगानी, ठीक है। और फिर जब आप पैच करेंगे तो फिर वो जल्दी हो जाएगा। कोई कंपटीशन था उसको जो प्रोग्रामिंग का था, तो उसको जो जीता उससे पूछा उन्होंने कि भाई आपका क्या ख्याल है, आप क्यों जीते? तो उसने कहा कि असल में मैंने कोड करना सबसे लास्ट में स्टार्ट किया था। तो वो असल में पूरा टाइम उसने प्लान करता रहा काफ़ी देर, जब उसको फुल क्लियर हो गया तब उसके लिए बस स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो जो आप प्लानिंग में पीछे पुट करेंगे दैट विल पे ऑफ। कि सबसे पहले आपने सारे सर्किट बनाए, उनको जितना ऑप्टिमाइज कर सकते थे वो कर लिया। उसके बाद आपने इवन ये भी अगर प्लान कर लिया कि यार ये आईसीज हैं गेट्स की, और गेट्स की, एंड गेट्स की, तो ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो तब आपके पास सामने प्लान होगा। जैसे ही वो नहीं चलेगा आपको पता होगा कि मैंने इस जगह पर जाकर चेक करना है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। अगर शुरू में बहुत सारी सेगमेंट सही काम नहीं कर रहे, डोंट वरी, आप जाके उसमें से एक से शुरू हो, ठीक है। उस एक को फिक्स करें, ठीक है, फिर दूसरे पे आए। हो सकता है आप 2-3 बग्स फिक्स करें तो बाकी सब कुछ वैसे ही चलना शुरू हो जाए, क्योंकि कॉमन चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, एक की वजह से दूसरा भी नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें यूज़, ठीक है। यहाँ पर हम आज रुकते हैं, और मल्टीप्लायर हमने शुरू करना था जो कि फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे।